थैंक यू सर। गुड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर ने मेरा इंट्रोडक्शन दे ही दिया। मैं एज अ सेक्शन ऑफिसर एस्टेब्लिशमेंट वन काम कर रहा हूँ। तो आप लोग जेई हैं। कितनी साल की सर्विस हो गई है आपकी? 3 साल से। 3 साल हो गए, काफ़ी साल हो गए आपके। तो वन नेक्स्ट हाफ मंथ साल आपका ड्यू होगा। तो ये जो सेशन रहेगा हमारा एक इंटरेक्टिव सेशन रहेगा। कुछ आपसे सीखेंगे, कुछ हम बताएंगे। और जो भी है एक डिस्कस करते हुए एक पहला सेशन जो हम है एक लीव मॉड्यूल पे रखेंगे। लीव हम पहले सेशन में कवर करते हुए और डिस्कस करेंगे। कुछ आपकी क्वेरीज होगी, कुछ हमारी समस्याएं होंगी, आपस में डिस्कस करते हुए उसको सेशन को कंक्लूड करेंगे। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? जी सर। यस सर। ठीक। तो ये जो हम लीव है, ये लीव कहाँ से आया? इसको सीसीएस लीव रूल 1972 कहते हैं, जो कि 1972 1 जून 1972 से एप्लीकेबल है। ये एप्लीकेबल किस पे होगा? ये एक स्टैट्यूटरी रूल है। मतलब स्टैट्यूटरी रूल मतलब इसमें एक लीगल सेंटिटी है, इसकी एक लीगल वैलिडिटी है। और ये लगभग सभी गवर्नमेंट सर्वेंट पे एप्लीकेबल है, एक्सेप्ट अगर वो सेपरेट सेट ऑफ रूल से गवर्न होता है तो। अब काइंड ऑफ लीव देख लेते हैं। काइंड ऑफ लीव हमारे पास बेसिकली 13 टाइप्स के लीव रूल में 13 टाइप्स ऑफ लीव है। अर्न लीव, हाफ पे लीव, कम्यूटेड लीव, लीव नॉट ड्यू, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लीव, पैटर्निटी लीव, चाइल्ड केयर लीव, स्टडी लीव, स्पेशल डिसेबिलिटी लीव, सीमेन सिक लीव, हॉस्पिटल लीव, डिपार्टमेंटल लीव नॉट डेबिटेड। अब बेसिकली ये 13 तरह के लीव हैं। हमारा जो शुरू के 3-4 ही हमारे यूज़ का है, तो हम उसी पे फोकस करेंगे। जो हमारे काम का नहीं है उस पे फोकस करने की कोई ज़रूरत खासा है नहीं। इसके अलावा कुछ अदर टाइप्स ऑफ लीव हैं जो कि सीसीएस लीव रूल, लीव तो है पर सीसीएस लीव रूल में गवर्न नहीं होते। जैसे कि कैजुअल लीव, रेस्ट्रिक्टेड लीव, कंपल्सरी लीव, स्पेशल कैजुअल लीव। ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स से गवर्न होते हैं। मतलब गवर्नमेंट ने सेपरेट सेट ऑफ इसके लिए ऑर्डर्स निकाले हैं। इसका स्टैट्यूटरी वैलिडिटी नहीं है। अब जैसे कैजुअल लीव की बात करें तो कैजुअल लीव हमें 8 मिलता है, 12 मिलता है डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए। और ये आप फुल डे भी ले सकते हैं और हाफ डे भी ले सकते हैं। अब कोई भी लीव है, लीव का अकाउंटिंग कैसे करते हैं? लीव का अकाउंटिंग हम हमेशा 1 जनवरी और 1 जुलाई से करते हैं। जो भी लीव बैलेंस होगा उसमें उसमें क्रेडिट, जब आप लीव लेते हैं तो उसमें माइनस कर देते हैं। और जब 1 जनवरी और 1 जुलाई में जो भी जितनी लीव आपको क्रेडिट होनी चाहिए वो इन एडवांस क्रेडिट हो जाती है। अगर आप सर्विस में न्यू आते हैं उस टाइम जो है अपॉर्चुनिटी वो क्रेडिट होती है। लेकिन जैसे आपका 1 जनवरी नेक्स्ट आएगा या जुलाई आएगा, जो भी पहले आएगा, वहाँ से आपको नॉर्मल नेचर ऑफ क्रेडिट में लीव मिलते चले जाएगी। अब लीव का एक जनरल कंडीशन है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब लीव सबको पता है कि ईएल क्या होती है, सीएल क्या होती है, ईएल एचपीएल क्या होती है। पर लीव के एक बेसिक कुछ बेसिक कंडीशंस होते हैं। लीव जो है कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट। मतलब कि आपने लीव अप्लाई कर दी और आप छुट्टी पे चले गए, तो वो आपका राइट नहीं है। आपके पास लीव है भले ही, पर लीव दे आपका राइट नहीं है। वो गवर्नमेंट जो आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर है वो अगर आपको ग्रांट करे तभी आप लीव ले सकते हैं, नहीं करे तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मेरे पास लीव है, मुझे मिलना ही चाहिए। तो जो बेसिक कंडीशन है लीव का वही है कि लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट। लीव कैन बी रिफ्यूज्ड, curtailed और रिवोक्ड इन द पब्लिक इंटरेस्ट। आप आपने 10 दिन की छुट्टी अप्लाई की, हो सकता है कि आपका जो है कंट्रोलिंग ऑफिसर 10 की 10 रिफ्यूज कर दे। हो सकता है कि वो 10 से curtail कर करके उसको 5 दिन कर दे।
या फिर ये भी हो सकता है कि आपको 10 दिन की छुट्टी दी मिली थी, 10 दिन की छुट्टी आपको ग्रांट भी हो गई थी, आपकी जर्नी प्रोसीड होने से पहले या आप जर्नी पे जा चुके हैं तब उसको जो है पब्लिक इंटरेस्ट पे रिवोक भी किया जा सकता है, आपको वापस भी छुट्टी से बुलाया जा सकता है। क्या कंट्रोलिंग ऑफिसर नहीं कर सकता? कंट्रोलिंग ऑफिसर आपकी नेचर ऑफ लीव को चेंज नहीं कर सकता। जैसे अगर आपने ईएल अप्लाई की है तो वो आपको ये नहीं कह सकता कि आप एचपीएल अप्लाई करो, या आपने एचपीएल अप्लाई की है तो ये नहीं कह सकता कि ईएल अप्लाई कर दो। तो जो नेचर ऑफ लीव है, काइंड ऑफ लीव जो है सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेंट के पास ही राइट है कि वो कौन से काइंड ऑफ लीव अवेल करना चाहता है। बाकी लीव को कर्टेल करना, रिफ्यूज करना या उसको रिवोक करना वो कंट्रोलिंग ऑफिसर कर सकता है। अगर आपका डिसमिसल हो गया या रिमूवल हो गया या रेजिग्नेशन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्वेंट्स हो गया एक्सेप्ट टेक्निकल रेजिग्नेशन, तो इस केस में क्या होता है कि आपकी लीव जीरो हो जाती है, मतलब फॉरफिट हो जाती है। और अगर आप पास सर्विस ऑफ एन रीएम्प्लॉयड पर्सन रिटायर्ड और कंपल्सरी पेंशन इनवैलिड पेंशन ग्रेच्युटी वुड बी काउंटेड टुवर्ड्स लीव इफ पास सर्विस वेयर काउंटेड फॉर पेंशन पर्पस। उसका जो है उल्टा ये भी है कि अगर आप पास सर्विस से करके आते हैं, किसी टेक्निकल रीजन लेकर के आते हैं और पुरानी लीव आपकी कुछ बची हुई है, तो वो लीव यहाँ पे काउंट हो जाती है, अगर वो पुरानी सर्विस आपकी नई सर्विस में जुड़ जाती है तो। एक वाइस वर्सा वाला सीन है कि अगर आप यहाँ से रिजाइन करके मतलब टेक्निकल रिजाइन करके जाते हैं तो यहाँ की सर्विस वहाँ आप अलग जो आपकी लीव की बैलेंस है वहाँ भी यूटिलाइज कर सकते हैं, और कहीं से आप अगर फास्ट सर्विस करके यहाँ आते हैं तो वहाँ की जो बैलेंस लीव है अगर आप वो सर्विस यहाँ काउंट होती है तो उसकी भी लीव आपको यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगी। अब लीव जो है कैन बी कम्यूटेड रिस्पेक्टिवली इनटू लीव ऑफ डिफरेंट टाइप। अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपने मान लो ईएल अप्लाई की और आपका मन करता है कि नहीं ईएल नहीं एचपीएल होना चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं कि लीव को कन्वर्ट करा सकते हैं, मतलब हम ईएल को एचपीएल में बदल सकते हैं, हम एचपीएल को ईएल में बदल सकते हैं, ईएल को मेडिकल में बदल सकते हैं। तो जो भी सीसीएस लीव रूल में जितनी भी लीव दी हुई है उसमें जो है हम लीव को अ, एक काइंड ऑफ लीव को दूसरी काइंड ऑफ लीव में कन्वर्ट कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि वो लीव आपको एडमिसेबल होना चाहिए उस टाइम पे जिस टाइम में आपने छुट्टी ली थी। अब इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि मान लो मैंने ईएल ली थी और साल का एंड होने वाला था, तो मैंने सोचा कि मेरा सीएल तो लैप्स हो रहा है, तो मैं जो है ईएल को सीएल में कन्वर्ट करा लूँ, मैं ईएल को चेंज करके तो उसको सीएल में बदल दूँ। तो क्या ये परमिसेबल हो सकता है? क्या लगता है आप लोगों को? हो जाना चाहिए सर। हो जाना चाहिए। पर नहीं होता। तो जो कम्यूटेशन जो भी लीव कम्यूट होगा, मतलब जो भी लीव हम चेंज करना चाहते हैं वो उसी में होगा जो सीसीएस लीव रूल में होगा। जो 13 टाइप्स ऑफ लीव हमने पढ़ा था उसी में हम एक दूसरे में इंटरचेंज कर सकते हैं, क्योंकि सीएल और आरएच और स्पेशल कैजुअल लीव, कंपल्सरी लीव, ये लीव रूल का पार्ट नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से गवर्न होते हैं, इसीलिए इनमें हम कम्यूटेशन नहीं कर सकते, इनमें हम इंटरचेंज नहीं कर सकते। अब फिर दूसरी चीज आती है कि एनी कोई भी लीव है हम एक दूसरे से कंबाइन कर सकते हैं, स्पेशल कैजुअल लीव को भी कंबाइन कर सकते हैं, आरएच को भी कंबाइन कर सकते हैं, पर सीएल के साथ हम कंबाइन नहीं कर सकते, मतलब हम किसी भी लीव को स्पेशल कैजुअल लीव या आरएच के साथ कंबाइन कर सकते हैं, पर जैसे स्पेशल कैजुअल लीव और आरएच और सीएल ले ली, या ईएल और स्पेशल कैजुअल लीव ले ली, एचपीएल और आरएच ले ली, पर हम
सीएल को किसी और लीव के साथ एक्सेप्ट स्पेशल कैजुअल लीव और आरएच के साथ छोड़ करके बाकी किसी लीव के साथ नहीं ले सकते। अब एक बार में हम कितनी छुट्टी ले सकते हैं? एक बार में हम मैक्सिमम 5 ईयर ऑफ छुट्टी ले सकते हैं। अगर 5 साल से ज़्यादा की छुट्टी अगर हमें लेनी हो तो प्रेसिडेंट का अप्रूवल लगता है। पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम 5 साल की ईयर ले लें। हर लीव का मैक्सिमम पीरियड ऑफ जो होता है, जैसे ईयर का कुछ मैक्सिमम पीरियड होगा, एचपीएल का कुछ मैक्सिमम पीरियड होगा, स्टडी का कुछ मैक्सिमम पीरियड होगा। पर ओवरऑल क्लबिंग ऑल द लीव्स टुगेदर आप एक बार में 5 ईयर से ज़्यादा की छुट्टी नहीं ले सकते एक्सेप्ट विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। अब कोई सस्पेंशन में है तो उसको लीव मिलेगा? मिलना चाहिए सस्पेंशन में लीव। बताइए कुछ। हाँ ना, कुछ तो बताइए। सस्पेंशन में छुट्टी मिलना चाहिए। मिलना तो नहीं चाहिए सर। तो मान लीजिए उसको नहीं मिलना चाहिए तो उसको मान लीजिए कहीं बाहर जाना है, मान लीजिए अपने रिलेटिव की शादी है, दिल्ली में पोस्टेड है, सस्पेंड हो गया है और लखनऊ का रहने वाला है, लखनऊ में उसके घर में शादी है, तो वो कैसे जाएगा? छुट्टी उसको मिल नहीं सकती। तो जा सकता है वो लखनऊ फिर अपने फैमिली में शादी अटेंड करने? उसके हिसाब से फिर लेना चाहिए सर लीव उसको। हाँ, तो अब यही तो बात आ गई कि कैसे जाएगा वो बेचारा? सस्पेंड हो गया। अब हम ये कहते हैं कि सस्पेंशन इज नॉट अ पनिशमेंट। वो तो हमारा एक अरेंजमेंट है भाई, कि पनिशमेंट तो है नहीं वो। तो बेचारा तो फंस गया, वो छुट्टी दे नहीं सकता और लखनऊ उसको जाना है तो कैसे जाएगा? कुछ वे आउट लगता है आपको? ऐसे गेस कीजिए, सही गलत इसमें थोड़ी कुछ होता है। मैंने पहले ही बोला ये ट्रेनिंग सेशन इंटरेक्शन सेशन है हमारा, मतलब आपस में बातचीत करके ही खत्म करेंगे। आपकी भी 3 साल की सर्विस हो गई, बहुत कुछ आपको भी पता है, हो सकता है कुछ चीजें हमसे भी ज्यादा पता हो। तो ऐसे ही बातचीत करते हुए निकाल देंगे 3 घंटे और क्या। बताइए कैसे जाएगा फिर वो लखनऊ? कोई आइडिया नहीं है? कुछ नहीं, गेस मारिए। तो अगर कंट्रोलिंग अथॉरिटी हमको लीव दे दे फिर वो सस्पेंशन तो उसमें भी जा सकते हैं। इस केस में इस केस में क्या, जब आप सस्पेंशन में होते हैं तो आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर नहीं होता। तो आपका क्या होता है, तब आपका डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होता है। क्योंकि आप ऑफिस में तो है नहीं, तो जो आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर होगा तो उस केस में क्या आता है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी आता है। अब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी से आप हेडक्वार्टर परमिशन मांगेंगे कि भाई मुझे आई फॉर दिस पर्पस आई वांट टू गो टू लखनऊ, आई मे बी ग्रांटेड परमिशन टू लीव द हेडक्वार्टर फ्रॉम दिस पीरियड टू दिस पीरियड। तो आपको परमिशन मिल जाएगी, आप हेडक्वार्टर छोड़ के चले जाएंगे, छुट्टी आपकी कटेगी नहीं, क्योंकि वो छुट्टी तो मिल ही नहीं सकती ड्यूरिंग सस्पेंशन। पर आप क्योंकि हेडक्वार्टर छोड़ रहे हैं, अपना स्टेशन छोड़ रहे हैं, तो बस आपको परमिशन लेनी पड़ेगी फॉर लिविंग हेडक्वार्टर। सर आवाज नहीं आ रही सर। हाँ हाँ, एक सेकंड। स्क्रीन दिख रही है आपको? पीपीटी दिख रही है? जी सर देखिए। यस सर, पीपीटी दिख रही है सर।
अब ये हो गया, लीव कैन नॉट बी ग्रांटेड टू गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज बीन प्लेड अंडर सस्पेंशन, मतलब उसको सस्पेंशन में अगर कोई है तो उसको लीव नहीं मिलेगी। अगर उसको कहीं जाना है तो अपने अपॉइंटिंग अथॉरिटी, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी से परमिशन लेकर के स्टेशन छोड़ करके वो जा सकता है। अब हम आते हैं अर्न लीव पे। अर्न लीव क्या होता है? 15 डेज इन एडवांस क्रेडिट होता है, 1 जनवरी या 1 जुलाई में वो क्रेडिट होगी। अगर आपने जैसे 3 साल आपके हो गए तो आपको पता ही होगा, मान लो आपने अप्रैल में ज्वाइन किया होगा तो अप्रैल मई जून 3 महीने हो गए, 3 महीने की 2.5 से मल्टीप्लाई करते हुए हम कैलकुलेट करते हैं पर मंथ का, और 2.5 से 3 को गुना करने पे हमारा आता है 7.5। तो आपको जो छुट्टी मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 8। इसी तरह अगर कोई रिटायर हो रहा है तो रिटायरमेंट के केस में मान लेते हैं उसका अप्रैल में रिटायरमेंट है, तो उसके कंप्लीटेड मंथ्स हो रहे हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4, तो उसको जो है 4 गुना 2.5 यानी कि 10 दिन की छुट्टी मिल रही है। डिडक्शन इसमें क्या है कि मान लीजिए अगर आप अर्न लीव का मतलब क्या होता है कि आपने छुट्टी अर्न की है। अर्न करने के लिए क्या होता है कि आपको क्वालिफाइंग सर्विस रेंडर करना पड़ता है, सर्विस विच क्वालिफाइज फॉर द पर्पस ऑफ पेंशन। अगर आपने वो सर्विस रेंडर की है तो वो अर्न लीव होती है, तभी आप लीव अर्न करेंगे। अगर आपने कोई ऐसी की, मतलब आपने ईमेल ले ली, आप दफ्तर ही नहीं आए, आप एब्सेंस थे या पीरियड डाइज डाउन हो गया, तो जो भी पीरियड क्वालिफाई नहीं करती है फॉर द पीरियड ऑफ पेंशन या सर्विस, तो उसका जो है 1/10 आपका डिडक्ट हो जाता है। जैसे आप 20 दिन ईओएल ले लेते हैं तो 20 डिवाइड बाय 1/10 यानी कि 2 दिन, तो जो आपको नेक्स्ट क्रेडिट मिलेगी वो 2 दिन की कम मिलेगी, यानी कि 15 की जगह सिर्फ आपको 13 दिन की छुट्टी क्रेडिट मिलेगी। क्लियर है? सर एक क्वेश्चन था सर, एटस्ट केस हम लोग कितना दिन का ईएल अप्लाई कर सकते हैं? मतलब अटेस्ट ऑफिस, रेट आप ऑफिस अटेस्ट का रेट मतलब आप सर। 180 डेज का अप्लाई कर सकते हैं। हम पढ़ेंगे मतलब हर नेचर ऑफ लीव में कितना मैक्सिमम हम ले सकते हैं, वो हर स्लाइड में आपको मिल जाएगा। जैसे इसी स्लाइड में आप देख रहे होंगे अर्न लीव सबसे लास्ट में लिखा हुआ है कि 180 डेज का मैक्सिमम एक बार में आप ले सकते हैं। कैरी सर फॉरवर्ड जो ऐसा, है वो, हाँ सर बताइए। ऐसा हो सकता है कि हम लोग अर्न लीव अप्लाई कर लें, जिस दिन अप्लाई छुट्टी पे जा रहे हैं उसके एक दिन पहले लीव विड्रॉ कर लिया जाए, ये भी हो सकता आपने छुट्टी अप्लाई कर ली, छुट्टी आपकी कैंसिल हो गई, फिर आप चाहते हैं कि आप छुट्टी विड्रॉ कर लें, तो आप विड्रॉ भी कर सकते हैं, आप कर्टेल भी कर सकते है। हैं। नहीं सर, अगर ऑफिस से मतलब जिस दिन मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ उसके एक दिन पहले ऑफिस का कुछ काम की वजह से मेरा छुट्टी विड्रॉ कर दिया गया, तब ये पॉसिबिलिटी हो हाँ सकती मतलब, हाँ हमने शुरू में स्लाइड में पढ़ा था कि लीव कैन बी कर्टेल, तो कैन नॉट बी ग्रांटेड इन पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि आपका गवर्नमेंट अगर कंट्रोलिंग ऑफिसर को लगेगा कि आपकी जरूरत ऑफिस में ज़्यादा है तो या तो आपकी छुट्टी कम कर सकता है, आपने 10 दिन की अप्लाई की तो 5 दिन भी कर सकता है, 10 दिन की अप्लाई की तो 10 दिन छुट्टी दे भी सकता है लेकिन बाद में उसको रिवोक कर सकता है, या आप छुट्टी पे चले गए आपको वापस भी बुला सकता है। है। जो पैरामाउंट इम्पोर्टेंस है वो तो ये मतलब ये नहीं, मतलब लीव रूल का शुरू ही स्टार्ट से होता है, पहला लाइन जो लीव रूल में है वो यही लिखा होगा कि लीव इज नॉट अ मैटर ऑफ राइट, और दूसरा पैराग्राफ यही है कि लीव कैन बी कर्टेल्ड, रिवोक्ड, रिफ्यूज्ड इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये तो है। अब मान लेते हैं कि कोई जो है, हमने पढ़ा कि अगर छुट्टी पे कोई चला जाता है यूएल पे, टाइजमैन पे, तो उसका 1/10 जो है डिडक्ट हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम हमको 15 दिन की छुट्टी छुट्टी मिलती है, तो मैक्सिमम जो डिडक्शन होगा वो 15 डेज का ही होगा। यानी कि ये नहीं कि कोई 6 महीने तक गायब रहा तो उसका 18 डेज डिडक्ट नहीं होगा, उसका सिर्फ 15 डेज ही डिडक्ट होगा फॉर दैट हाफ ईयरली पीरियड। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि मान लो कोई 4 महीने की एचपीएल पे चला गया, तो क्या उसका जो नेक्स्ट लीव पीरियड होगा उसमें कोई डिडक्शन होगा? क्या लगता है आपको, होना चाहिए नहीं होना चाहिए?
बताइए क्या लगता है? Sir, can you please repeat the question, sir? If a government servant is absent on, if a government servant has availed EL for 4 months, will his earned leave, which is due to be credited in the next half month, will be reduced? अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट 4 महीने की छुट्टी ले लेता है तो उसका जो अगला अर्न लीव का क्रेडिट होगा, क्या उसमें कोई डिडक्शन होगा? जैसे हमने पढ़ा था कि अगर हम ईयूएल, एचपीएल या कोई भी नॉन क्वालिफाइंग नेचर ऑफ लीव पे जाते हैं तो 1/10 आपका ईएल डिडक्ट हो जाता है। तो सिमिलरली अगर कोई मान लो सीसीएल ले लिया या कोई ईएल ले लिया या कोई एचपीएल ले लिया 4 महीने की, तो उसका जो नेक्स्ट क्रेडिट होगा अर्न लीव का, क्या उसमें कुछ डिडक्शन होके क्रेडिट होगा या पूरा का पूरा 15 डेज मिलेगा? क्या लगता है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बस इतना बता दीजिए। क्रेडिट तो होना चाहिए सर। मतलब डिडक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्रेडिट तो होगा ही। 15 में 15 का 15 क्रेडिट होगा या 4 महीने का माइनस करके क्रेडिट करेंगे? 4 महीने का 40 दिन हो गया। माइनस करके क्रेडिट होना चाहिए। अब इसमें वही आता है कि अगर कोई लीव, जैसे हम अर्न लीव लेते हैं या एचपीएल लेते हैं या ईयूएल लेते हैं और मेडिकल ग्राउंड, तो ये सारे जो लीव होते हैं ये क्वालिफाई करते हैं आपके सर्विस के लिए। तो जो भी लीव आपके सर्विस के लिए क्वालिफाई करेगा उसमें वो पीरियड पे लीव आप अर्न करेंगे। जो ईएल ईयूएल होता है या फिर डाइस रन का पीरियड होता है, ये आपके पीरियड को क्वालिफाई नहीं करता। इसीलिए सिर्फ ईयूएल और डाइस गन के केस में सिर्फ हम 1/10 माइनस करके क्रिएट करते हैं। इन अदर केस अगर कोई 6 महीने की छुट्टी पे भी था तो भी उसको नेक्स्ट मंथ की 15 दिन की छुट्टी उसको मिलेगी। तो मैक्सिमम एक्यूमुलेटेड अर्न लीव कितना होता है? 300 डेज होता है प्लस 15 का लैप्स कर जाता है। मैक्सिमम कैरी फॉरवर्ड ऑफ एचपीएल जो होता है वो भी 300 डेज होता है। सर आपकी आवाज साफ नहीं आ रही सर थोड़ी। ये सर आवाज सर क्लियर नहीं आ रही है। अब एक बार में हम कितनी अर्न लीव सैंक्शन कर सकते हैं? एक बार में हम 180 डेज की अर्न लीव सैंक्शन कर सकते हैं। यानी कि सिर्फ आप अर्न लीव लेना चाहते हैं तो 180 डेज की ही मिलेगी। इसके साथ हमने शुरू में ही पढ़ा था कि हम वेरियस काइंड ऑफ लीव को क्लब कर सकते हैं। मान लीजिए आपका 180 डेज के अर्न लीव में काम नहीं चल रहा है तो आप इसके साथ एचपीएल अटैच कर दे सकते हैं या यूएल अटैच कर सकते हैं। पर अर्न लीव एट ए स्पेल आपको मैक्सिमम 180 डेज ही मिलेगी। अब नेक्स्ट पे आते हैं सर हफ्ते। मेरा हाँ, क्वेश्चन था सर इस पे ईएल पर। जी। जैसे 180 डेज की हम अवेल कर सकते हैं, तो क्या इसके साथ हमें कुछ जस्टिफिकेशन भी देना पड़ेगा कि 180 डेज के लिए क्यों चाहिए या कुछ, या फिर नॉर्मली हम लिखेंगे तो मिल जाएगी? नहीं, अब लीव का जो परफॉर्मा है उसमें लिखा हुआ रहता है कि किस लिए चाहिए, तो रीजन तो देना पड़ता है। अब वो पर्पस, लीव रिफ्यूज करने का जनरल पर्पस क्या होता है कि भाई ऑफिस का काम हैम्पर नहीं होना चाहिए। मेन ये है, अगर ऑफिस का काम हैम्पर नहीं हो रहा है, आपका पर्पस ठीक ठाक जस्टिफाइड लग रहा है तो वो लीव दे सकते हैं। अगर आपका ऑफिस का काम हैम्पर करेगा, ऑब्वियस सी बात है कि आप छुट्टी पे जाएंगे तो ऑफिस का काम हैम्पर करेगा ही। और आपका रीजन जो है फॉर लीव अगर वो भी अच्छा नहीं है तो मुश्किल होगा लीव मिलना। ठीक है। सर एक क्वेश्चन था सर। सर ऑन द डे ऑफ इंक्रीमेंट लीव ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं सर? ये वैसे आगे हम पढ़ेंगे, पे का भी मुझे ही लेना है। इसमें क्या होता है कि जब आप लीव लेते हैं, whenever a government servant takes leave, during the period of leave he draws leave salary. And what is leave salary? Leave salary is the salary which he draws before proceeding on leave. तो जब भी आप लीव लेते हैं, कोई भी लीव लेते हैं, आप ज्वाइनिंग टाइम लेते हैं या लीव लेते हैं, ईएल लेते हैं, एचपीएल लेते हैं, तो वो आप उस पीरियड में क्या ड्रॉ करते हैं? लीव सैलरी ड्रॉ करते हैं। और लीव सैलरी क्या होती है कि जिस दिन आप छुट्टी पे गए उसके पहले दिन आपकी सैलरी क्या थी, उसकी पहले दिन आपकी पे क्या थी, आप वही ड्रॉ करेंगे।
तो चूंकि इंक्रीमेंट के डे में आप मान लीजिए आप छुट्टी पे थे, आपका इंक्रीमेंट ड्यू है 1 जुलाई को, और आप छुट्टी पे चले गए थे, मान लेते हैं कि 25 जून से ही छुट्टी पे चले गए थे, तो जो 24 जून जून को जो आपकी पे थी वो तो विदाउट इंक्रीमेंट ही थी ना। तो जो आप पे ड्रॉ करेंगे 1 जुलाई को, वो आप विदाउट इंक्रीमेंट वाला ही पे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि आप 1 जुलाई को भी लीव सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं। जब तक आप वापस ज्वाइन नहीं करते हैं, आप लीव सैलरी ही ड्रॉ करेंगे, और लीव सैलरी वही होगी जो आप बिफोर प्रोसीडिंग ऑन जर्नी आप ड्रॉ कर रहे थे। तो इसका क्लियर मतलब है? सपोज सर कोई 5th ऑफ जुलाई में ज्वाइन किया, तो उसका इंक्रीमेंट सर 5th ऑफ जुलाई से स्टार्ट होगा फिर? हाँ, उसका जो इफेक्टिव होगा इंक्रीमेंट 5 जुलाई से होगा। भले इसको इंक्रीमेंट 1 जुलाई को मिलेगी, पर क्योंकि वो उस समय वो लीव सैलरी जो ड्रॉ ओके करेगा, सर। इसीलिए। लेकिन वही बात, जैसे कैजुअल लीव अगर आप ले लेते हैं, तो कैजुअल लीव इज नॉट अ लीव, मतलब तो लीव रूल में गवर्न नहीं होता। तो वो जो है कैजुअल लीव काउंट्स फॉर, मतलब उसमें आपको इनहेंस पे मिल जाएगी, या ज्वाइनिंग टाइम अगर आप लेते हैं कैजुअल लीव में, तो वो भी आपको जो आपकी एक्चुअल पे होनी चाहिए वो मिल जाएगी। कैजुअल लीव ले सकते हैं सर ऑन द डे ऑफ हाँ, इंक्रीमेंट? आप कुछ भी ले लीजिए, इंक्रीमेंट आपको 1-2 दिन से कोई फर्क पड़ता नहीं है लीव सैलरी में, मतलब कैजुअल लीव ले लीजिए आप। इंक्रीमेंट आपका डिफर नहीं होता। इंक्रीमेंट कब किस किस रीजन से डिफर होगा, वो हम जब हम पे पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि किस किस में इंक्रीमेंट डिफर होगा। पर जो बेसिस थेसिस ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, मतलब कि जब भी आप लीव ड्रॉ करते हैं, लीव जाते हैं, या आप रनिंग टाइम लेते हैं, तो उस टाइम आप जो पे ड्रॉ करते हैं वो लीव सैलरी ड्रॉ करते हैं, और लीव सैलरी वो होती है जो आप बिफोर प्रोसीडिंग ऑन लीव आप जो सैलरी ड्रॉ कर रहे थे वही लीव सैलरी है। अब हाफ पे लीव पे आते हैं। हाफ पे लीव कितना होता है? 10 डेज आपको मिलती है 1 जनवरी जुलाई को। अगर आप अप्रोक्सीमेटली देखेंगे तो 5/3 एवरी कंप्लीटेड मंथ मिलता है। डिडक्शन कैसे मिलेगा? अगर कोई पीरियड जो है क्वालिफाई नहीं कर रही है सर्विस के लिए, या डाइजमैन है, या आपने ईएल ली, तो 1/18 आपका डिडक्ट होगा। मैक्सिमम कितना डिडक्ट हो सकता है? 10 डेज का ही डिडक्शन हो सकता है। सर पीपीटी नहीं दिख रही है। तो पीपीटी नहीं दिखती। अब दिख रही है? यस सर, अब दिख रही है। यस सर। जी सर। तो मैक्सिमम इसमें कितना डिडक्शन होगा? 1/18 होगा एचपीएल का। और लीव सैलरी इसमें भी वही है। लीव सैलरी क्या होगी? जो आप इमीडिएटली प्रोसीडिंग ऑन लीव आप जो जा रहे थे, जो सैलरी ड्रॉ कर रहे थे, उसका आधा आपको लीव सैलरी मिलेगा। इसमें जो है डीए वो मिलेगा, एचआरए मिलेगा, सीसीए मिलेगा। मिलेगा का क्या मतलब है? जैसे ईएल में क्या होता है कि आपको सब कुछ पूरा मिलता है, मतलब आपकी पे पूरी आती है। एचपीएल में क्या है कि आपकी पे जो है आधी पे मिलती है। मान सपोज करते हैं कि आपकी 40,000 की पे थी, तो आपकी 40,000 की पे पे मान लीजिए आपने 10 दिन का एचपीएल दिया, तो आपका जो कैलकुलेशन होगा वो 40,000 पे नहीं होगा, वो 20,000 पे होगा, क्योंकि 20,000 का पे, बेसिक पे आपका 20,000। 20,000 पे जो डीए मिलेगा वही आपको मिलेगा। एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलायंस, सिटी कंपोजिटरी अलायंस, बाकी जो अलायंसेस हैं वो पूरे मिलेंगे। उसमें डिडक्शन नहीं होगा, उसमें आधा नहीं होगा। सिर्फ आपका पे, बेसिक पे प्लस डीए जो उस पे लगना है वो आधा होगा। कम्यूटेड लीव क्या होता है? कम्यूटेड लीव जो है सर एचपीएल में सर एक क्वेश्चन था सर। सर एचपीएल में जैसे आपने बताया कि वो बेसिक पे हाफ हो जाएगा, बट सर जनरली ऐसा देखा जाता है जैसे सपोज हम लोग 5 डेज का एचपीएल लिए, तो वो 10 माइनस कर दिया जाता है आवर्स। नहीं, वो एचपीएल वो नहीं है। एचपीएल वो है कम्यूटेड लीव, तो 10 अच्छा, माइनस कम्प्यूटेड। करते हैं ना। हाँ, वो ओके ओके कम्यूटेड लीव है। कम्यूटेड लीव ओके और एचपीएल में कुछ डिफरेंस है। पहले कम्यूटेड लीव पढ़ लेते हैं, फिर दोनों का ओके डिफरेंस अपने ओके आप सर। क्लियर। कम्यूटेड लीव क्या होता है कि आपको कितना मिल सकता है? एचपीएल नॉट एक्सीडिंग हाफ द अमाउंट ऑफ एचपीएल ड्यू, मतलब जितना आपका एचपीएल ड्यू है, मान लीजिए 200 दिन का एचपीएल ड्यू है, उसका आधा, यानी कि 100 दिन से ज़्यादा कम्यूटेड आपको नहीं मिलेगा। लीव सैलरी क्या मिलेगी? पूरी मिलेगी जो ईयर में है। अब इसका अकाउंट कैसे करते हैं? अकाउंट कैसे करेंगे? इसमें डबल माइनस हो जाता है। जैसे आप कम्यूटेड लीव लेते हैं, मतलब कम्यूटेड लीव लेते हैं
5 दिन की, तो आपका 10 दिन का एचपीएल माइनस होता है। लेकिन अगर आप एचपीएल लेते हैं 5 दिन की, तो सिर्फ 5 दिन का आपका एचपीएल माइनस होता है। डिफरेंस इसमें क्या आ रहा है, सैलरी का आ रहा है। अगर आप कम्यूटेड लेते हैं तो आपका फुल पे मिलेगा, और अगर आप सिर्फ एचपीएल लेते हैं तो आपको हाफ पे मिलेगा। पर कम्यूटेड लीव लेने के लिए आपको जो है कुछ कंडीशंस है। पहला कंडीशन क्या है कि ऑन प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट ही आपको कम्यूटेड लीव मिलेगा। आप ऐसे ही मर्जी किया कि भाई ये छुट्टी लेना है, ये नहीं है, या जो भी कारण हो सकता है। एक कारण ये हो कि मुझे टैक्स मेरा ज़्यादा लग रहा है, एक काम करते हैं कम्यूटेड लीव ले लेते हैं, टैक्स कम लगेगा। और कोई मनाही नहीं है, मतलब मेडिकल एचपीएल ले लेते हैं, टैक्स कम लगेगा, सैलरी कम हो जाएगी। पर अगर आपको किसी भी एचपीएल को कम्यूट कराना है तो उसमें मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपका एक प्रॉपर मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। गवर्नमेंट सर्वेंट है तो डिस्पेंसरी का या उसका होना चाहिए। गजेटेड और नॉन गजेटेड में डिफरेंस आ जाता है, उतने हम इंटीग्रिटी पे नहीं जाएंगे। पर जो भी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, उस प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में आपका मेडिकल सर्टिफिकेट अगर है तभी आपको एचपीएल मिलेगा। विदाउट प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट कब मिलेगा आपको, अगर आप हायर स्टडीज को परस्यू करना चाहते हैं तो 90 डेज का मिलेगा आपको, या फिर मैटरनिटी लीव और या फिर अडॉप्शन ऑफ चाइल्ड के केस में 60 दिन का मिलता है फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट। यानी कि अगर कोई फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट मैटरनिटी लीव पे है और वो उसको फर्दर एक्सटेंड करना चाहती है तो 60 डेज का उसको एचपीएल मिल सकता है विदाउट प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट। सिमिलरली अगर कोई फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट किसी चाइल्ड को अडॉप्ट करना चाहती है तो विदाउट प्रोडक्शन ऑफ एनी मेडिकल सर्टिफिकेट उसको 60 दिन करके का एचपीएल कम्यूटेड लीव मिल जाएगा विदाउट प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट। और अदर केस में, मतलब नॉर्मल केस में, हमें मेडिकल सर्टिफिकेट लगा करके ही हम एचपीएल को कम्यूटेड लीव में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि दो बड़ा डिफरेंस आया एचपीएल और कम्यूटेड लीव में, कि एचपीएल हम जब मर्जी चाहे तब ले सकते हैं, पर एचपीएल को हम जब कम्यूटेड लीव में कन्वर्ट करेंगे तो हमको मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। एचपीएल में हमें आधी सैलरी मिलेगी, कम्यूटेड लीव में हमें पूरी सैलरी मिलेगी। एचपीएल में हमारा जितने दिन का हमारा एब्सेंस है, जितने दिन का छुट्टी है, उतना ही हमारे एचपीएल अकाउंट से माइनस होगा। कम्यूटेड लीव में डबल द लीव पीरियड हमारे एचपीएल अकाउंट से माइनस होगा। यानी कि अगर हम 5 दिन का एचपीएल लेते हैं तो 5 दिन का ही लीव अकाउंट एचपीएल में माइनस होगा। लेकिन 5 दिन का अगर हम कम्यूटेड लीव लेते हैं तो एचपीएल से हमारा 10 दिन माइनस हो जाएगा। अब क्लियर है? आगे चलते हैं। एक आता है लीव नॉट ड्यू। अब मान लेते हैं हमारे पास कोई छुट्टी ही नहीं है और छुट्टी लेना बहुत ही जरूरी है। जरूरी इन द सेंस कि आप इस कंडीशन में है कि ऑफिस ही नहीं आ सकते। तो उस तरह की समस्या को सर्कमस्टांसेस में आपको क्या मिलता है, लीव नॉट ड्यू मिलता है। मतलब आपकी छुट्टी है नहीं, पर आप क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस में है तो आप फर्दर छुट्टी कमाएंगे, फर्दर लीव जो आपको क्रेडिट होगी उस लीव को आप अभी अवेल कर सकते हैं। इसके एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आप परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट होने चाहिए। टेम्पररी गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलेगा अगर उसको जो है सफरिंग फ्रॉम टीबी, लेप्रोसी, कैंसर और मेंटल इलनेस। ये भी आपको कब मिलेगी, ये भी आपको जो है मेडिकल सर्टिफिकेट लगाने पे ही मिलेगी। और सिमिलरली मैटरनिटी लीव पे या चाइल्ड अडॉप्शन के केस पे विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट लगाए भी आप एचपीएल लीव नॉट ड्यू ले सकते हैं। मैक्सिमम कितना ले सकते हैं आप, 360 डेज ले सकते हैं इन योर इंटायर सर्विस। और लीव नॉट ड्यू तभी मिलेगा आपको जब कंट्रोलिंग ऑफिसर को या लीव सेंसिंग अथॉरिटी सेटिस्फाइड होगा इस बात से कि द गवर्नमेंट सर्वेंट इज लाइकली टू रिटर्न टू ड्यूटी। मतलब वो वापस आ करके उस छुट्टी को कमा लेगा, तभी आपको लीव नॉट ड्यू मिलेगा। सर मेंटल इलनेस का क्या ये होता है, साइकेट्रिक कुछ प्रॉब्लम उस टाइप का? मेंटल इलनेस मतलब जैसे आप डिप्रेशन पे चले गए, एक्यूट डिप्रेशन में आ गए, आप उस कंडीशन में नहीं है कि आप ऑफिस आ सकते हैं, और आप मेडिकल सर्टिफिकेट आप वैसा ले आते हैं कि ड्यू टू हिज मेंटल कंडीशंस द गवर्नमेंट सर्वेंट इज नॉट एबल टू अटेंड द ऑफिस, तो इस केस में आपको जो है लीव नॉट मिल सकता है।
अब एक्स्ट्रा सर हाँ सर जी जी सपोज करिए जो हम लोग का 365 डेज का मेडिकल मिला पूरे पूरे सर्विस में, वो जो उसको हाँ किसी को लीव गंभीर नॉट ड्यू बीमारी है। घातक बीमारी हो गई, वो एक्सीड कर गई, उस केस में नहीं क्या कर नहीं, सकता है? ये जो 365 डेज लिखा था ना, इसके पहले जो 360 डेज लिखा हुआ है, ये लीव नॉट ड्यू है। लीव नॉट ड्यू आपको एंटायर सर्विस में 360 डेज से ज्यादा नहीं मिलेगा। एचपीएल तो आपको मिलेगा जितना आपको मिलना है। जी लीव नॉट ड्यू आपको 360 डेज से ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, 360 डेज बहुत ज्यादा हो जाता है। 360 डेज छुट्टी अर्न करने के लिए आपको बहुत लंबा सर्विस चाहिए। नहीं नहीं सर, एक बार में नहीं कह रहा हूँ, पूरे सर्विस में कहते 1 साल का मेडिकल मिलता टोटल ना, पूरे सर्विस में ऐसा कहा जाता है। पूरे सर्विस में 1 साल का। एक ठीक है। हाँ मतलब पार्ट पार्ट में अगर हम सपोज करिए काउंट किए 20-20 दिन का पूरे हम्म, सर्विस में, हम्म। उसको जोड़ के अगर 365 डेज पूरा हो गया हमारे, उसके बाद ही वो सीट कर गया, उस केस में क्या होगा? अब ऐसा तो मैंने कहीं देखा नहीं कि मेडिकल सर्टिफिकेट में मतलब मेडिकल ग्राउंड कम्यूटेड लीव के लिए या एचपीएल के लिए या ईएल के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन है। आप एक बार में ईएल 180 डेज से ज़्यादा नहीं ले सकते, पर जितनी लंबी आपकी सर्विस है उतनी आप ईएल ले लीजिए। आप एक बार में एचपीएल से ज़्यादा नहीं ले सकते, पर एचपीएल आपकी 40 साल की सर्विस होती है। 41 साल में आपको कितने मिल जाते हैं? 20 मिल जाते हैं। तो 800 छुट्टी हो गई आपकी एचपीएल। तो 100 दिन का रिस्ट्रिक्शन कहाँ, 360 दिन का रिस्ट्रिक्शन कहाँ से आ जाएगा उसमें? आप ही कैलकुलेट करके देखिए। मैंने ऐसा कहीं देखा नहीं है, ना मैंने पढ़ा है कि आपका एचपीएल या कम्यूटेड लीव के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन है। और लॉजिकली भी वो परमिसेबल नहीं है, क्योंकि 40 साल की सर्विस होती है बहुतों की, और 40 साल में वो 800 छुट्टी कम अर्न करेगा, तो उसको 360 दिन में कैसे रिस्ट्रिक्ट कर देंगे? और सर और एक चीज इन और पूछना था इन मुझे। केस इन केस मान लीजिए कि अगर आपकी एचपीएल खत्म हो गई, चलो मान लेते हैं कि आपकी एचपीएल ही खत्म हो गई या कमिटेड लीव आपकी खत्म हो गई, इसके अलावा और भी छुट्टियां हैं आपके पास, आप लीव नॉट ड्यू लीजिए। उसके बाद मान लेते हैं कि आपकी लीव नॉट ड्यू भी खत्म हो गई, तो उसके बाद आप ईवन ले सकते हो ऑन मेडिकल ग्राउंड। ईवन ऑन मेडिकल ग्राउंड काउंट्स फॉर क्वालिफाइंग सर्विस। ओके सर। सर एक चीज और मैं पूछना चाह रहा था कि ये सर सपोज करिए हमको सीएल 8 ही मिलती है ईयर में, अब हम और 2 आरएच मिलते हैं, ये दोनों भी खत्म हो गए मेरे पास। उसके बाद मैं छुट्टी लेना चाहूंगा तो मेरे पास ईएल का ऑप्शन बचता है। अब सर हमको सपोज करिए छुट्टी लेना 1 डे या 2 डेज का, उस केस में हम क्या करेंगे कि मतलब ईएल अप्लाई करेंगे, 1 दिन का मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? एक दिन का ईयर नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? तो कहीं लिखा हुआ थोड़ी है कि मैक्सिमम लिखा हुआ है कि 180 डेज से ज्यादा का नहीं मिलेगा। मिनिमम तो 1 डे होता ही है ये। अच्छा, और ये सर कह रहा था कि मतलब इंस्टेंट जैसे यहाँ नियम बना रखे डिपार्टमेंट में कुछ लोग की 15 दिन पहले ईएल अप्लाई करना है, वो आपके कंट्रोलिंग अफसर पे डिपेंड करता है। तो हमको सपोज यदि कल ही जाना हो कहीं इमरजेंसी में, हमारी सब कुछ हो गई, सीएल खत्म हो गई, आरएच भी खत्म हो गई, तो हम आज ही ईएल अप्लाई कर देंगे तो कोई चलेगा ना? उसके बाद हम छुट्टी पे जा सकते हैं ना सर? देखिए, लीव जो है, छुट्टी पे जा सकते हैं, यही तो सबसे बड़ा प्रश्न है कि छुट्टी पे जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। और ये प्रश्न का सबसे लीव रूल का सबसे पहला लाइन ही है, लीव इज नॉट अ मैटर ऑफ राइट। लीव आप अप्लाई कर सकते हैं, देना नहीं देना, रिफ्यूज करना, कर्टेल करना, वो कंट्रोलिंग ऑफिसर के हाथ में, चाहे वो अब सीएल सर हो, हमारा चाहे एचपीएल हो या आरएच हो। दो सर मैं ये कह रहा था कि जैसे मैं लीव अप्लाई कर दिया, हाँ मतलब ईएल का मैंने इन्फॉर्म कर दिया, हाँ हाँ अब मेरा सपोज यदि कोर्ट में कोई मुकदमा हो, कोई हाँ मेरे घर का हो या कुछ हो, हमको कोर्ट जाना, तो वहां ऑफिशियली मुझे छुट्टी लेना जरूरी भी है, हाँ हाँ। तो मैं चला गया इनको बता के ईएल रिफ्यूज मेरा कर दिए, तो उस केस में क्या मेरी सैलरी काटी जाएगी उस दिन की अनुपस्थित मान के? देखिए, अब हम सिर्फ नियम की बात करेंगे। नियम क्या कहता है कि छुट्टी कंट्रोलिंग ऑफिसर चाहे तो दे सकता है, ना चाहे तो नहीं दे सकता। एक, अगर नहीं चाह रहा, वो नहीं देना चाह रहा है मान लीजिए, तो अगर जी आप चले गए मान लीजिए और वो चीज़ें रेगुलराइज नहीं हुई, तो आपकी सैलरी कटेगी और वो जो है पीरियड जो है आपका ब्रेक लेकिन काउंट सर नहीं करेगा। हमने तो अपना देखिए रीजन तो दिया था ना सर। देखिए देखिए, वो मतलब हम अभी क्या कर रहे हैं, हम बस लीव रूल पे रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। अब आप जो क्वेश्चन है आपका, वो
ये है मतलब मॉरल वैल्यूज पे आ गया कि मॉरली आपको छुट्टी मिलनी चाहिए थी कि नहीं मिलनी चाहिए। पर हम क्या कर रहे हैं, हम रूल पे चलेंगे कि रूल में क्या लिखा है, नहीं लिखा है। रूल में यही लिखा है कि लीव दे भी सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, रिफ्यूज भी कर सकते हैं, कटेल भी कर सकते हैं, रिवोक भी कर सकते हैं। और रूल में ये भी लिखा हुआ है कि अगर आप छुट्टी नहीं रेगुलराइज करके जाते हैं अपनी, तो आपका जो है लीव मतलब सैलरी आपका कट हो सकता है। यहाँ तक कि जो है डिसिप्लिन प्रोसीडिंग में इनिशिएट हो सकता है। रूल में तो यही है। बाकी अच्छा। नॉर्मली होता नहीं है, लोग इंसान ही है, सब कर देते हैं मैंने। और हाँ वो तो सही कह रहे हैं सर, मतलब इसलिए। और सर क्या ये मानसून सीजन में अपने यहाँ बहुत ज्यादा आ गया कि मानसून सीजन में ईएल देते ही नहीं, ईएल अलाउ ही नहीं है, ऐसा कुल रिटर्न में ऑर्डर आया है क्या गवर्नमेंट की तरफ से, अब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से? फिर वही क्वेश्चन आ गए ना आपकी कि लीव दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं, तो कंट्रोलिंग ऑफिसर काम है। कंट्रोलिंग ऑफिसर को लगता है कि नहीं पब्लिक इंटरेस्ट पे अभी छुट्टी नहीं मिलना चाहिए क्योंकि मानसून सीजन चल रहा है, या पब्लिक इंटरेस्ट पे छुट्टी नहीं मिलना चाहिए क्योंकि पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, या पब्लिक इंटरेस्ट पे छुट्टी नहीं मिलना चाहिए क्योंकि हायर ऑफिशियल का विजिट है। तो आप छुट्टी दे सकते हैं, नहीं दे सकते, कटेल कर सकते हैं, वो तो पब्लिक इंटरेस्ट पर अमाउंट है ना। हमने शुरू में ही एक लाइन पढ़ लिया है कि भाई लीव इज नॉट अ मैटर ऑफ राइट। जी। और सर एक चीज मैं और पूछना चाह रहा था कि जैसे मतलब जो नीचे के स्टाफ एसडब्ल्यू लोग हैं, उन लोग के लिए जैसे अगर किसी हॉलीडे दिन अटेंड करते हैं तो उसके बदले उनको, तो उसको सिर्फ सीएच मिलता है। तो हम लोग को भी तो कभी एक ऐसा सिचुएशन आता हो कि जिस दिन हम वो संडे हो, कोई स्पेशल ऑफिसर विजिट पे आ गया हमारे साइट पे, तो उस दिन तो हम प्रेजेंट हो गए, तो हमको भी तो सीएच मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, पर सैंक्शन होगा कि नहीं होगा ये तो कंट्रोलिंग ऑफिसर के ऊपर है ना। नहीं, ये मिलना ये तो चाहिए, कंट्रोलिंग ऑफिसर डिपेंड करेगा। मिलता तो देखिए आप, मेरे मेरे जो है मेरे 300 से ऊपर छुट्टी हो गई। 15 साल के बाद लगभग सब गवर्नमेंट सर्वेंट की 300 ज्यादा छुट्टी रहती है। अब कोई भी मान लीजिए 180 दिन की छुट्टी मांग के चला जाए तो उसको मिल जाएगा क्या? ये कहते हैं अरे मेरे 3 छुट्टी लैप्स कर रही है। तो मिलना चाहिए नहीं चाहिए वो तो नहीं कंट्रोलिंग सर, ऑफिसर है। मैं इसलिए कह रहा आपके हूँ कि आपको कम्यूटेड लीव मिलेगा, मतलब सॉरी आपको कंपल्सरी लीव मिलेगा। आप नॉन गजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, अगर आपने फुल डे ड्यूटी की है ऑन हॉलीडे, तो आपको कम्यूटेड लीव आपको मिलना चाहिए। पर वो सैंक्शन होगा कि नहीं होगा, वो कंट्रोलिंग ऑफिसर अलाउ करेगा कि नहीं करेगा, वो उनका डिस्क्रिप्शन अच्छा, है। इसका रूल जैसे नहीं है आपको सर? जैसे आपको ईएल मिलता है हर 15 दिन में, हर पंद्रह जी। हर 15 हर 6 मंथ पे 15 दिन की छुट्टी मिलती है। पर वो जी। छुट्टी आप अवेल करेंगे कि नहीं करेंगे वो तो कंट्रोलिंग ऑफिसर डिसाइड करेगा ना। उसी तरह जी। अगर आप हॉलीडे पे विदाउट एनी एक्सटर्नल मोटिवेशन अगर आप गवर्नमेंट ड्यूटीज अटेंड करते हैं, और वो जो टेन्योर पीरियड ऑफ ड्यूटी है वो पूरा का पूरा है, मतलब पूरा आपका ऑफिस आवर कवर कर रहा है, तो आप कंपल्सरी लीव के लिए एलिजिबल हैं। आप 1 महीने के अंदर उसको तो मैक्सिमम सर, एक बार में 2 ले सकते हैं। लेकिन वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो कंट्रोलिंग ऑफिसर के ऊपर है। और लेकिन तो सर मैं अपने अटेंडेंस में जिस दिन मैं ड्यूटी किया हूँ, तो उसको साइन साइन की जगह मैं सीएच दिखा सकता हूँ ना, साइन नहीं कर नहीं, दूं उसके बाद वो आप तो सीएच अटेंड दिखा करेंगे सकता ना, हूँ आप तो ना, साइन करेंगे। चलिए साइन कर आगे देंगे उस चलते हैं। दिन। छुट्टी छुट्टी आप ऐसे थोड़ी लिख के साइन कर सकते हैं कि हम छुट्टी पे हैं। छुट्टी तो नहीं मिलना नहीं, ग्रांट होता है ना। तो लेते हैं, जैसे एसडब्ल्यू लोग क्या करते हैं सर, कि जैसे भी अब सीजन में, मानसून सीजन में उनका 24 घंटा ड्यूटी होता, तो वो लोग कभी कभी संडे को भी करते हैं। तो वो लोग उस दिन साइन कर देते हैं, जब जब सीजन खत्म हो जाता है तो वो लोग सीएच को अप्लाई करना चालू कर देते हैं एप्लीकेशन में कि हम आज इतने दिन हाँ सीएच पे गए। हाँ हाँ जे जेई को लिख के चले गए या एसडी को बता के चले गए, उसके बाद हम्म, कंट्रोलिंग अफसर मतलब सीएच लेके चले गए, हम्म। और जेई अलाउ कर दिया तो जाओ तुम सीएच पे चले जाओ। हाँ तो और हम वही है लोग के ना, लिए मतलब अलाउ कोई किया मतलब ना, ऐसा रूल ही वही नहीं है है। ना, उनको अलाउ किया ना तो चले गए। अब जिसको अलाउ नहीं करेगा वो नहीं जा पाएगा क्योंकि नहीं सर, अभी छुट्टी तो हम अब इधर देखिए डिपार्टमेंट आप समझ डिपार्टमेंट में अब इधर आप समझ डिपार्टमेंट में आप समझ गए होंगे कि क्या है। हमने एक ही चीज हमने 3 बार कह दिया कि लीव ना आपका राइट है, कंट्रोलर ऑफिसर का वो नहीं डिस्क्रिप्शन सर, है मैं कि एक आपको। चीज और, एक चीज मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे मतलब यहाँ यहाँ ये बोलते हैं कि जेईएसडी के लिए ये रूल ही नहीं है कि वो उनको सीएच मिलेगा, जैसे एसडब्ल्यू लोग अपना ड्यूटी कर लिए, साइन कर दिए, एसडीए के लिए कह नहीं रहे हैं कि होता है जेई के क्योंकि लिए वो रूल ही नहीं है, ये मैं बस पूछना चाह रहा था रूल। जो AD2 है, AD2 गजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उनके लिए नहीं है। जो कंपल्सरी लीव मिलता है वो नॉन गजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलता है, गजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट को नहीं मिलता है। और अच्छी बात है आपको भी जो है AD2 एसडी के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो अच्छा है, आप भी गौरवान्वित होइए इस बात को लेकर के।
नहीं लेकिन सर मतलब जेई अगर चाहे तो अगर जो अप्लाई नॉन करेगा गेजेटेड गवर्नमेंट कर सकता सर्वेंट है। है चाहे तो उसको मिल सकता है उसको, जी वही मतलब मैं पूछना चाह रहा एज पर रूल वो नॉन गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट है, नॉन गवर्नमेंट गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट को कंपल्सरी लीव मिल सकता और सर है। एक चीज सेकंड सैटरडे की बात हो रही थी कि साइट पे सेकंड सैटरडे को जेई की छुट्टी नहीं मिलती, सब जगह पूरा ऑफिस बंद है, अब हर जगह। साइट पे बना रखा है वैसा, तो अब तो वो है ना, किस कहाँ पे कितनी ड्यूटी क्या रहेगी नहीं रहेगी, क्या है नहीं है, वो तो ऑफिस का नहीं, वो मैं कह रहा हूँ के कि लिए। सर साइट साइट पे जेई के लिए छुट्टी मतलब ये सेकंड सैटरडे की मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है एज पर देखिए रूल? वो वर्किंग है नहीं है क्या है, वो आप देख लीजिए कि वहाँ 5 डेज वर्किंग है, 6 डे वर्किंग है या 7 डे वर्किंग। अगर 7 डे वर्किंग है तो कुछ भी नहीं मिलेगी, जरूरी थोड़ी कि छुट्टी होनी चाहिए सर। नहीं सर, इसका सैटरडे कोई संडे है। रिटर्न में ऑर्डर नहीं आया ना साइट के लिए सर, इसीलिए आप मैं पूछ रहा हूँ। आप देख लीजिए आपके पास क्या है वर्किंग का वहाँ पे कंडीशन है। अब किसी का 7 डे वर्किंग है तो 7 डे वर्किंग हो सकता है, किसी का 5 डे वर्किंग है 5 डे होगा, किसी का 6 डे है 6 डे होगा। जिसका कितना जी वर्किंग का डेज सर कोई एरिया ऑर्डर में नहीं है आया तो वो कोई है। मानता नहीं है सर ना, इसलिए अब ढूंढिए। लोग देने को तैयार होते हैं लेकिन डरते हैं चलिए इसलिए कि जेई के लिए कोई चलिए साइट के लिए चलिए कोई अब आगे स्पेसिफाइड बढ़ते हैं। ऑर्डर नहीं आया सेकंड सैटरडे का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव क्या है कि जब आपका कोई छुट्टी एडमिसिबल नहीं है तो आपको क्या मिलेगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव आप ले सकते हैं। अब इसमें ये आता है कि मान लीजिए आपका ईएल बचा हुआ है या एचपीएल बचा हुआ है और आप बोलिए कि नहीं हमको एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव दे दो, तो उस कंडीशन में आपको नहीं मिलेगा। मिलेगा तब जब आपका हर तरह का लीव आपका खत्म हो चुका है। किसको मिलेगा? परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट का। कितना मिलेगा? परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट का कोई एंटाइटलमेंट नहीं है, नो लिमिट है। पर एक अपर लिमिट हमने पहले ही पढ़ रखा है कि 5 साल से ज़्यादा का कंटिन्यूस छुट्टी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ये आ गया। टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट को 3 महीने से ज़्यादा का एक बार में नहीं मिलेगा। टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट अगर मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर के आता है तो उसको 6 महीने से ज़्यादा का नहीं मिलेगा। और अगर गवर्नमेंट सर्वेंट जिसकी 3 साल से ज़्यादा की सर्विस हो गई है उसे 24 मंथ के ईवल से ज़्यादा, मतलब 24th मंथ का ईवल ले सकता है फॉर प्रोसिक्यूटिंग स्टडीज इन पब्लिक इंटरेस्ट। यानी कि अगर आपका 3 साल के से ज़्यादा का सर्विस हो गया तो आप ईवल लेकर के अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट की वो स्टडी परस्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप ईवल ले सकते हैं अप टू 24 मंथ। अब मैटरनिटी लीव किसको मिलेगा? फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलेगा। कितना मिलेगा? 180 डेज मिलेगा। चाइल्ड अडॉप्शन पे भी मिलेगा। चाइल्ड अडॉप्शन में क्या एक सीलिंग आता है कि जो बच्चा है वो 1 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। मतलब अगर बच्चा आपने अडॉप्ट किया वो 9 महीने का है तो आपको सिर्फ 3 ही महीने का मैटरनिटी लीव मिलेगा। बच्चा अगर मान लेते हैं कि 4 महीने का है तो आपको पूरा 180 डेज का मैटरनिटी लीव मिलेगा। कब तक मिलेगा? अप टू 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन मिलेगा। अगर आपका एबॉर्शन या मिसकैरेज होता है तो 45 डेज का मेडिकल सर्टिफिकेट लगा करके भी आप मैटरनिटी लीव ले सकते हैं। लीव सैलरी कितनी मिलेगी इसमें? लीव सैलरी जो है पूरी मिलेगी, मतलब बिफोर आपको फुल लीव सैलरी मिलेगी। बिफोर प्रोसीडिंग ऑन ऑफ लीव आप जो सैलरी ड्रॉ कर रहे थे आपको पूरी मिलेगी। लीव ऑन एडॉप्शन ऑफ अ चाइल्ड। अगर आप चाइल्ड अडॉप्ट करते हैं तो फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट को जो है 180 डेज का मिलता है वैलिड एडॉप्शन सर्टिफिकेट लगा करके। ये हमने शायद रिपीट कर हो गया। इन कंडीशन ऑफ चाइल्ड अडॉप्शन लीव। अब जो मैटरनिटी लीव है और जो हमारा एडॉप्शन पे भी हम जो लीव लेते हैं ये भी हम किसी और लीव के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि जो है मैटरनिटी लीव के साथ हम 2 महीने का 60 दिन का जो है कम्यूटेड लीव भी ले सकते हैं विदाउट प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट। फिर भी हमारा काम नहीं बना तो हम फर्दर जो है ईएल भी ले सकते हैं, एचपीएल भी ले सकते हैं। फिर आता है चाइल्ड केयर लीव। किसको मिलेगा? वुमेन गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलेगा अप टू द एज ऑफ तक उसका बच्चा 18 ईयर का ना हो जाए। और अगर बच्चा डिसेबल है तो उसमें एज बार नहीं है। इसमें कितना मिलेगा? मैक्सिमम 2 इयर्स मिल सकता है इंटायर सर्विस में। सीसीएल जो है अर्न लीव की तरह ट्रीट होगा। अब एक उसमें कुछ कुछ नया नया उसमें आ गया है कि भाई एक कैलेंडर ईयर में 3 स्पेल से ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर सिंगल मदर है तो एक कैलेंडर ईयर में 6 बार वो ले सकते हैं। नॉर्मली सर हम। हाँ सर
सर एक चीज चाइल्ड केयर लीव पे कह रहे थे, मेल के लिए भी क्या कोई प्रपोजल चल रहा है कि चाइल्ड केयर लीव में मेल भी तो सर एलिजिबल हो सकते हैं? मेल में भी बच्चा तो दोनों का है। सिंगल मेल के लिए कुछ कुछ प्रोविजन है कि अगर सिंगल है, वो डाइवोर्सी है, या फिर जो है आपका क्या कहते हैं वाइफ का डेथ हो गया है, तो उस केस में कुछ कुछ प्रोविजंस हैं। उसके अलावा नहीं है सर ना? इसके अलावा नहीं है। सर उसके ये होना अलावा चाहिए। इसके अलावा ईएल है आपके पास, एचपीएल है आपके पास, लीजिए। हमारा नुकसान होगा ना सर? नुकसान फायदा कुछ नहीं होता। पैटर्निटी लीव क्या होता है, मेल गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलता है, और ये जो है कन्फाइनमेंट ऑफ वाइफ से लेकर के अप टू 6 मंथ तक मिलता है, अ, बच्चे का डिलीवरी तक। फिर ये आपको कब मिलेगा, टू सर्वाइविंग चिल्ड्रन लिस्ट तक मिलेगा। और अगर आप पैटर्निटी लीव नहीं लेते हैं तो वो लैप्स कर जाता है। पैटर्निटी लीव जो है नॉर्मली रिफ्यूज नहीं होता। सर 15 डेज हो रहे हैं कि एट ए स्टेज लेना पड़ता है कि हम 2 दिन फिर 2 दिन देखिए 6 महीने ऐसे भी ले सकते पैटर्निटी लीव में क्या लिखा हुआ है कि आप एक बार ही लेंगे, मतलब एक बच्चा हुआ तो एक बार ही लेंगे, और वो लैप्स कर जाएगा अगर आप नहीं लेते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने 2 दिन का पैटर्निटी लिया तो वो आपका खत्म हो गया पूरा का पूरा। हैं। ओके। इसीलिए पैटर्निटी जब भी लेना है तो जो आपका मैक्सिमम डेज है 15 डेज, वही अप्लाई कर करके ले लेना चाहिए। और पैटर्निटी लीव नॉर्मली रिफ्यूज नहीं होता। कुछ कुछ लीव है जो नॉर्मली रिफ्यूज नहीं कर सकते, उसमें एक पैटर्निटी लीव है, मैटरनिटी लीव है, आपका लीव ऑन मेडिकल ग्राउंड्स है, ये नॉर्मली रिफ्यूज नहीं होता। सर हेलो। हाँ सर इस टाइप के जो स्पेशल लीव्स होते हैं लाइक मैटरनिटी लीव्स एंड पैटर्निटी लीव्स, सपोज किसी को 15 डेज का उसके बाद फिर उसको अर्जेंसी रिक्वायरमेंट हुआ तो वो कंटिन्यूअस स्ट्रेच में ईएल के साथ क्लब हो सकते हैं क्या? हाँ, हमने पहले ही पढ़ा है। देखिए जो हमने शुरू में पढ़ा ना, 2 स्लाइड, वही लीव रूल का पूरा सार वही है। हमने शुरू में ही पढ़ा था कि लीव रूल में जितने भी लीव है वो हम एक दूसरे के साथ क्लब कर सकते हैं। हम कंफ्यूज क्यों होते हैं, हम सीएल को लेके कंफ्यूज होते हैं। पर हम्म। सीएल जो है वो हमारा लीव सीसीएस लीव रूल का पार्ट ही नहीं, वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आया हुआ है। जो भी लीव रूल का, जैसे आप चाहिए कि मैटरनिटी लीव के साथ हम सीएल ले लें तो नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो सीएल अलग देश का प्राणी है, वो मतलब सीसीएस लीव रूल का पार्ट ही नहीं है। पर आप पैटर्निटी लीव के साथ आप चाहते हैं कि आप मेडिकल ये एचपीएल ले लें या ईएल ले लें या ईओएल ले लें, तो आप ले लीजिए, पॉसिबल है। और सर जैसे यहाँ पे मतलब कुछ जैसे स्टाफ्स होते हैं जिनके जो कंपनसेटरी लीव अवेल कर सकते हैं, हाँ हाँ। स्पेशली ड्यूरिंग मॉनसून जो एक्स्ट्रा ड्यूटी करते हैं, तो इस टाइप के कंपनसेटरी लीव को भी ये क्लब किया जा सकता है या वो भी सीसीएस रूल्स के से बाहर है? कंपल्सरी लीव को क्लब कर सकते हैं, मतलब कंपल्सरी लीव और आरएच जो है वो क्लब हो सकता है। प्रीफिक्स और सफिक्स हो सकता है, ये बीच में नहीं हो सकता। क्लबिंग नहीं हो सकता, प्रीफिक्स सफिक्स हो सकता है, कंपल्सरी हो गया, आरएच हो गया। नहीं जैसे सर होता है ना कि मॉनसून में सर जो जैसे हाँ समझ एमटीएस गया, जैसे 15 दिन की आपने एचपीएल ली, फिर 2 दिन की उसकी कंपल्सरी है, तो 15 और 2 और मिला दी, हाँ हाँ 17 दिन हो गए, तो ले सकते हैं ओके सर। कंपल्सरी। या सिर्फ ईएल ली, ईएल पाँच सिर्फ दिन की सीएल को ऐड नहीं पाँच कर दिन सकते की हाँ सिर्फ सीएल को ऐड नहीं करें। ओके सर। अब आता है स्टडी लीव। तो स्टडी लीव किसको मिलेगा, परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलेगा। पहला कंडीशन क्या है कि उसका प्रोबेशन क्लियरेंस हो जाना चाहिए। अब परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रोबेशन क्लियर होगा ही इसका। इसकी जो है 5 ईयर ऑफ कंटिन्यूस रेगुलर सर्विस की होगी, कि आप गवर्नमेंट सर्विस में 5 साल हो गए आपके, तभी आपको स्टडी लीव मिलेगा। जब आप स्टडी लीव पे जाते हैं तो आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ता है कि आप 3 साल से पहले गवर्नमेंट को नहीं छोड़ेंगे। पता चला आप स्टडी लीव लेकर के कुछ अच्छी सी डिग्री लिए और वहीं आप प्लेसमेंट पे चले गए, तो गवर्नमेंट को उससे नुकसान होगा कि भाई हम 3 साल तक उसको सैलरी भी दे रहे थे, मतलब 2 साल की उसकी स्टडी लीव थी, हमने फुल सैलरी दी, हमारा अपना नुकसान हुआ और वो गवर्नमेंट को छोड़ के चला गया। तो इसलिए उसको कंपनसेट करने के लिए एक बॉन्ड साइन करना होता है, जिसमें ये रहता है कि 3 साल तक हम गवर्नमेंट को नहीं छोड़ेंगे। अगर हम छोड़ के चले जाते हैं, मान लो हमारा बेटर रेवेन्यू मिला या कुछ ऐसे कंडीशंस आ गए कि नहीं छोड़ना पड़ेगा हमें, तो उस केस में क्या होता है कि जो आपका बॉन्ड का अमाउंट होता है, मतलब जैसे आपने 2 साल की स्टडी लीव पे गए तो
मान लेते हैं आपका 10 लाख 20 लाख का आपका सैलरी बनता था, तो 20 लाख का आपने बॉन्ड साइन किया, तो अगर आप छोड़ के चले गए तो आपको जो वो बॉन्ड अमाउंट है वो भरना पड़ता है, तभी आप यहाँ गवर्नमेंट सर्वेंट्स से आपको यहाँ से एनओसी मिलेगा, तभी आप यहाँ से रिलीज हो पाएंगे। इसी सर तरह जो स्टडी है, हाँ, सर थोड़ा इंटरप्ट सर कर रहा हूँ सर, स्टडी लीव में सर फुल सैलरी मिलता है कि कुछ 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 कंपोनेंट्स नहीं मिलता? स्टडी लीव में फिर वही बात आ गया, स्टडी लीव में हमें क्या मिलेगी, लीव सैलरी मिलेगी, लीव सैलरी वही होगी जो बिफोर प्रोसीडिंग में आप लीव मिलेगी। अब क्या क्या उसमें नहीं मिलेगी, अब क्या क्या नहीं मिलेगी में क्या आता है, जैसे आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस आता है, आप ऑफिस आ नहीं रहे तो क्यों मिलेगा। फिर क्या नहीं मिलेगा, दूसरा कंपोनेंट क्या आता है, एचआरए आता है। एचआरए में आपको क्या आता है कि एचआरए आपके लिए नहीं होता, गौर आपकी फैमिली के लिए भी होता है, तो उसको सेटिस्फाई करना पड़ता है कि क्या आपकी फैमिली रह रही थी नहीं रह रही थी, पहले 6 महीने तो मिल जाते हैं, बाद में उसको एग्जामिन करना पड़ता है। और डीए तो आपको मिलेगा ही, जो आपका डीए है। तो हेलो सर। सैलरी आपको फुल मिलेगी, फुल लीव सैलरी मिलेगी। सर स्टडी लीव में ऐसा मतलब एज ए डिपार्टमेंट को अगर कोई इंटरेस्ट है, मतलब सपोज उस स्टडी से कुछ डिपार्टमेंट को इंटरेस्ट है, तभी मिल सकता है या एनी टाइम एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कैंडिडेट ही मिलता है? नहीं, स्टडी लीव तभी मिलेगा, देखिए अब यही आ गया, मतलब स्टडी लीव इज, ये पढ़ लेते हैं, देखिए आपका सवाल इसी में है। स्टडी लीव इज एडमिसिबल टू एम्प्लॉइज परसुइंग, कौन सा परसुइंग स्टडीज, हायर स्टडीज और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इन ए प्रोफेशनल और टेक्निकल सब्जेक्ट। हायर स्टडीज के लिए मिलेगा जो कि प्रोफेशनल टेक्निकल नेचर रखना चाहिए। हैविंग, इंपॉर्टेंट क्या है, डायरेक्ट एंड क्लोज कनेक्शन विद द स्फीयर ऑफ ड्यूटीज, जो आप काम कर रहे हैं उससे डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए। जैसे कि हमारा सीडब्ल्यूसी की बात करें, आप जेईज हैं, अगर आपको जो है आपने मान लो बीटेक कर ली है, आपको एमटेक करना है। अब एमटेक आप सोचिए कि हम कंप्यूटर साइंस में कर लें, वो भी तो हायर क्वालिफिकेशन है मेरे लिए, पर क्या एमटेक कंप्यूटर साइंस का सीडब्ल्यूसी में रिक्वायरमेंट है क्या, जो आप ड्यूटीज वो कर रहे हैं, शोल्डर कर रहे हैं, या जो डिस्चार्ज कर रहे हैं ड्यूटीज को, क्या कंप्यूटर साइंस एमटेक उसको मदद करेगा, नहीं करेगा। आपको क्या मदद करेगा, आपको एमटेक का करेगा या बीटेक का करेगा या वाटर रिलेटेड जो है स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग करेगा, इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो आपके ड्यूटीज से रिलेटेड है। तो उस टाइप का अगर आप ड्यूटीज स्टडीज करने जाते हैं तो आपको मिलेगा। फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई अगर है उसका वर्क, उससे मिलेगा, या फिर जो है वाइडन द माइंड्स एंड इम्प्रूव द कैपेबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, वो करना चाहते हैं तो उसके लिए मिलेगा। पीएचडी ऑफ एन ऑफिसर ऑफ आईएएस आईएएस, पीएचडी करना चाहते हैं उसके लिए मिलेगा। अगर आप टेक्निकल पर्सन है, पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हैं उसके लिए मिलेगा। मेडिकल साइंस में अगर आप मेडिकल ऑफिसर हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हैं मेडिकल साइंस, उसके लिए मिलेगा। तो आपका प्रश्न का जवाब यही है कि जो आपका स्पेयर ऑफ ड्यूटीज है उससे रिलेवेंट होना चाहिए। और सीडब्ल्यूसी में बात करें तो सीडब्ल्यूसी खुद ही बहुत सारे स्पॉन्सर्ड पोस्ट करता है, आईआईटी रुड़की में है, आईआईटी बॉम्बे में है। यहाँ तो खुद ट्रेनिंग डायरेक्टर से आपका बार बार सर्कुलर आते रहता है कि इंटरेस्टेड है तो भरिए। आईआईटी रुड़की आईआईटी के साथ टाई अप है, वहाँ का नीदरलैंड में है। जैसे पीएचडी कोर्स इज ओनली फॉर आईईएस और आईएसएस ऑफिसर्स लिखा हुआ है सर। नहीं, ऊपर और भी है ना, ये तो मतलब एक आईएएस या आईएएस ऑफिसर अगर पीएचडी हाँ करना चाहते हैं नहीं, तो एक उसको क्वेश्चन मिलेगा। है सर, जो इंजीनियरिंग सर्विसेज या स्टैटिस्टिकल सर्विसेज नहीं है, तो जैसे कभी कभी कुछ पीएचडी प्रोग्राम्स होते हैं जो पार्ट टाइम होते हैं, मतलब मे बी डिस्टेंस कोर्स, एंड उसमें कभी कभी ही जाना पड़ता है एंड अपना पार्ट टाइम में वो अलग से कर सकते हैं, तो ऐसा हम्म, डिपार्टमेंट से अलाउबल होता है क्या? आपको इसके लिए डिपार्टमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, स्टडी लीव तो उसमें नहीं मिलता, स्टडी लीव तो आपको, क्योंकि वो रेगुलर वो नहीं है आपका, मतलब छुट्टी इसमें अच्छा हाँ, रेगुलर वो लगती लीव नहीं, तो नहीं हुआ, हाँ। लीव तो नहीं मिलता उसमें। मतलब इन केस मान लीजिए आपको आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ रहा है अपना प्रेजेंटेशन डिलीवर करने के लिए वहाँ पे, तो आप 2-3 दिन की छुट्टी लीजिए, चले जाइए। डिपार्टमेंट से आप परमिशन लीजिए कि आई वांट टू परस्यू पीएचडी, मतलब दो चीजें आ गई, मान लीजिए आपको ज्योतिष शास्त्र में पढ़ना है, मतलब जिसका कोई रिलेशन है नहीं, आपको स्टडी करना है, कीजिए, किसी को कोई वो नहीं है। आपको परमिशन फॉर स्टडिंग इज सेपरेट थिंग, ग्रांट ऑफ स्टडी लीव इज समथिंग डिफरेंट। परमिशन टू स्टडी या कोर्स क्या होता है कि आपको, आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, मान लो ज्योतिष शास्त्र ही करना चाहते हैं, यू वांट टू परस्यू इन एस्ट्रोलॉजी, अब आप जानना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी करना चाहते हैं, तो आप कीजिए, आप डिपार्टमेंट को इंटीमेट कीजिए कि भाई आई वांट टू परस्यू दिस कोर्स,
ये इतने साल का कोर्स है, डिपार्टमेंट आपको एक एनओसी दे देगा कि ठीक है आप ये कोर्स परस्यू कर लीजिए। पर इससे क्या होना चाहिए, हमारा काम डिपार्टमेंट मतलब आपका जो वर्किंग है वो बाधित नहीं, शुड नॉट हैम्पर योर, दिस शुड नॉट हैम्पर योर ड्यूटीज। और दूसरा क्या लिखते हैं उसमें कि आप जो है इस कोर्स के कारण आप कोई क्लेम नहीं करेंगे कि मुझे कोई छुट्टी दे दो। तो ये दो कंडीशंस लगा करके आप कोई भी दुनिया की कोर्स कर लीजिए, आप पीएचडी कर लीजिए, एस्ट्रोलॉजी कर लीजिए, फैशन डिजाइनिंग कर लीजिए, जो आपको अच्छा लगे कीजिए। पर स्टडी लीव क्या होता है, स्टडी लीव में आपको छुट्टी मिल जाती है, आपको 2 साल की पेड लीव मिल रही है, और वो आपका काउंट होगा हर चीज के लिए, आपके क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट होगा, प्रमोशन के लिए काउंट होगा, एमएससीपी एनएफयू सबके लिए काउंट होता है। तो इसलिए इसके लिए स्पेसिफिक है कि भाई ये हायर स्टडीज जो होना चाहिए वो डिपार्टमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, और हमें उसका फायदा मिलना चाहिए, तभी आप स्टडी लीव ले पाएंगे। तो दो अलग अलग चीजें हो गई। सर इसमें आपने जैसे बोला कि सैलरी आपकी वो रहेगी बिफोर प्रोसीडिंग ऑन द सर्विस, एक सेकंड तो बोल दीजिएगा, एक सेकंड बोल दीजिए। हेलो, जी सर, नमस्ते। नमस्ते सर। जी सर। हाँ। हाँ सर। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं ठीक कर देता हूँ। हाँ वो हो सकता है अटैच कुछ गलत हो गया होगा सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चेंज कर दूंगा। सर। दिसंबर देखिए। ठीक। जी सर, जी सर। जी सर। जी सर, जी सर। ठीक 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 ठीक। अमन, अमन, जो मेल किया है ना महादेव वाला, नित्यानंद राय वाला, उसमें अटैचमेंट है ना, चेंज करना पड़ेगा। 10 तारीख को 2 बजे के लगभग में मिनिस्ट्री ने दोबारा मेल किया है। जो हमने अटैच किया है ना, नीचे चेयरमैन लिखा हुआ है, उन्होंने रिवाइज ऑर्डर निकाला था मेंबर हाइड्रोलॉजी करके, तो मेंबर हाइड्रोलॉजी वाला ढूंढ, उस पे साइन भी होता है, ये वाले पे साइन नहीं है अंडर सेक्रेटरी पे। हेलो। हाँ सर ये पूछ रहा था कि जो बोला था आपने जो पे मिलेगा बिफोर प्रोसीडिंग टू द स्टडी लीव और जो भी लीव करते हैं, हाँ दो हाँ। साल की सर्विस में मेरे 2 इंक्रीमेंट लग जाएंगे अप्रोक्स, तो दोनों इंक्रीमेंट मुझे मिलेंगे आफ्टर ज्वाइनिंग द सर्विस अगेन, या मुझे एक ही इंक्रीमेंट मिलेगा, ये क्या रहेगा नहीं, इसका? जब आप ज्वाइन करेंगे जितनी आपकी इंक्रीमेंट लगनी थी सब लगभग तो मिलेगी आपको। अच्छा अच्छा, और दूसरा सर ये पोस्टिंग कहाँ पे रहेगी, जिस ऑफिस में लीव किया उसी ऑफिस में होगी पोस्टिंग दोबारा आने पे, या फिर दोबारा ऑर्डर निकलेगा उसका क्या रहेगा? जब भी आप देखिए, बेसिक जो जेनेसिस कहता है क्या कहता है कि जब आप लंबी छुट्टी पे जाते हैं, जब भी आप लॉन्ग छुट्टी पे जाते हैं या फिर डिपुटेशन पे जाते हैं या ये जाते हैं कहीं भी जाते हैं, तो आप वापस जो है आपका जो कंसर्न एस्टेब्लिशमेंट है या जो कंसर्न कैडर कंट्रोलिंग यूनिट है, आप वहां जा करके रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि आपको रिलीव जो करता है वो कंसर्न कैडर यूनिट करता है। मतलब ओके। ऐसा नहीं होता कि आपके जैसे आप जेई हैं, आपके डॉक्टर साहब ने आपकी छुट्टी स्टडी लीव ग्रांट कर दी, रिकमेंड कर दी, तो आपको स्टडी लीव मिल गई। स्टडी लीव जो है कि हमेशा जो कैडर यूनिट है वो आपको देगा। जो लॉन्ग टर्म लीव जितने होते हैं वो कैडर यूनिट अप्रूव करके देगा। तो जब भी कोई छुट्टी कैडर यूनिट अप्रूव करके दे तो आपको वापस कैडर यूनिट में ज्वाइन करना चाहिए, वो आपकी रिपोस्टिंग करेगा कि आपको कहाँ भेजना है। ये। और दूसरा सर ये जैसे लीव वाला चल रहा था कि लीव आपका अप्रूव नहीं कर रहा है कंसर्न अथॉरिटी, तो हम्म। उसको रिजेक्ट करना है, अपने पास लेके थोड़ी ही रख सकता वो, मतलब प्रॉपर रीजंस की वजह से या तो रिजेक्ट करे उसको। हाँ अगर हाँ कोई लेके ही बैठा है बंदा, ना रिजेक्ट कर रहा है ना अप्रूव कर रहा है, हाँ हाँ तो उस केस में मतलब लेके बैठ गया है वो, हाँ कि हाँ, मैंने मतलब अप्रूव भी नहीं किया, आप आए बाद में कि मैंने अप्रूव नहीं की, ना रिजेक्ट कर रहा है।
अब देखिए तो बेटर उसमें क्या रहेगा, EHRMS में एक सर डीम्ड ऑप्शन, वो अप्रूव का ऑप्शन चल रहा है शायद, मतलब हाँ, उसमें मतलब अगर आपका अप्रूव नहीं करता है बिफोर उस डे पे, आपकी लीव मतलब अप्रूव हो जाती है ऑटोमेटिकली। हाँ। तो EHRMS पे प्रोसीड करना चाहिए क्या इन चीजों के लिए? देखिए हमारे यहाँ क्या है, हम तो EHRMS एक्टिव है हमारे यहाँ। तो CWC की बात करें तो EHRMS एक्टिव है। अब लीव रूल की बात करें, लीव रूल में क्या होता है कि ये नहीं होता है कि लीव आपको, आपने अप्लाई कर दिया आपको लीव मिली। लीव मिलती तब तब है आपको जब वो लीव अप्रूव होती है। मतलब टेक्निकली देखें, लीव आपने अप्लाई कर दी, वो लेके कंट्रोलिंग ऑफिसर बैठा रह जाए, इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि आपकी लीव अप्रूव हो गई। जब भी आपका लीव रूल में है ना, एक रूल 24 है। रूल 24 क्या कहता है कि जब भी आप स्टेशन को छोड़ते हैं, जब भी आप स्टेशन को छोड़ते हैं इंक्लूडिंग फॉरेन इंडिया कहीं भी, तो विदाउट प्रायर कंसेंट ऑफ या विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी आप नहीं छोड़ सकते। तो अप्रूवल ऑफ कंट्री कंट्रोलिंग अथॉरिटी मतलब क्या होता है कि लेके बैठा है, इसका मतलब अप्रूवल नहीं है। जब तक उसने साइन नहीं की तभी जाके अप्रूवल होगा। तो डिजाइन इस तरह से है, मतलब लेके बैठना भी ये है कि ठीक है देखते हैं वाली बात, आपको मिली नहीं है छुट्टी। लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड एज ए मैटर ऑफ राइट, राइट, बस बस वही है, दो लाइन जो शुरू के पढ़े ना हमने, वही सार है लीव रूल का। लेकिन EHRMS वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर लग रहा है मुझे, मतलब उस डेट तक या तो वो रिजेक्ट होगी अप्रूव होगी, वरना वो डीम्ड अप्रूव हो जाएगी। सिस्टम का मतलब सेटिंग है। अब अभी जैसे वो भी डिपार्टमेंट स्पेसिफिक है, वो आप उसको कैसे करते हैं। यहाँ CWC में उसको डीम्ड अप्रूव एक्टिव रखा है, कल को उसको डीएक्टिवेट कर देंगे तो नहीं होगा बंद मत डीएक्टिवेट। करा दीजिएगा सर। चलिए, अब कहाँ थे हम, स्टडी लीव पे थे। अब सर एक इसमें क्या क्वेश्चन है मैं, स्टडी लीव सर के एक रिगार्डिंग। क्वेश्चन था सर, स्टडी लीव सर अवेल करने के लिए एक रिक्वायरमेंट क्या है? मतलब जेई लेवल में हम लोग पढ़ सकते हैं स्टडी लीव के लिए, जैसे एमटेक नहीं अब प्रोग्राम्स के लिए ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट रेफरेंस के करा पहले है। वाले स्लाइड में हमने देख ली कि क्या रिक्वायरमेंट था, कौन अप्लाई कर सकता है। अगर आपकी 5 साल ऑफ सर्विस हो गई है, कंटिन्यूस सर्विस प्रोबेशन क्लियर हो गया तो अप्लाई कीजिए। एक MTS जिसकी 5 साल की सर्विस हो गई वो अप्लाई कर दे। पढ़ाई के लिए किसी को मनाही थोड़ी है। पर वो जो है स्टडी लीव, वो मतलब उसके स्पेयर ऑफ ड्यूटीज से होना चाहिए कि भाई रिलेटेड होना चाहिए, बस ये है। अब जेई है, आपके पास अच्छी डिग्री है, आप आगे परस्यू करना चाहते हैं किसी डिग्री को, तो फिर भी इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ी है। पोस्ट स्पेसिफिक नहीं होता, ड्यूटीज स्पेसिफिक है कि आपके स्पेयर ऑफ ड्यूटी से कनेक्ट होना चाहिए, 5 साल की सर्विस होनी चाहिए। सर डिप्लोमा के बाद बीटेक करना चाह रहा है सीडब्ल्यूसी में, जो मतलब डिप्लोमा करके आया है सर। हम्म। तो बीटेक सर 3 साल के लिए होता है, बट स्टडी लीव तो सर 2 साल के लिए ही मिल सकता है। तो फिर वो 3 साल। अब इसमें ये है कि हमने पहले भी पढ़ा था एक चीज फिर से, कि भाई एक काइंड ऑफ लीव को दूसरी काइंड ऑफ लीव के साथ हम अटैच कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए आपकी स्टडी लीव 2 साल की थी, 2 साल में कंप्लीट तो होता नहीं, कोई भी कोर्स 2 साल में कंप्लीट नहीं होता। अगर आप एमटेक भी करने जाते हैं तो भी नहीं होता, वो 2.5-3 साल पहुंच ही जाता है। तो आप इसके बाद स्टडी लीव के बाद ईएल ले लीजिए, ईएल भी खत्म हो गया तो एचपीएल ले लीजिए। हमने पढ़ा भी था कि एचपीएल जो है आप कम्यूटेड लीव भी आप ले सकते थे, कुछ पीरियड था लेकिन उसके बाद सर 80 डेज का। लेकिन सर पार्ट टाइम तो हम कर ही सकते हैं ना ड्यूटी के बाद हमारी क्लास। आजकल पार्ट पार्ट टाइम, पार्ट टाइम भी कई जगह चलता है। पार्ट टाइम कीजिए। पार्ट टाइम में तो आप स्टडी लीव है, शुरू में मैंने बताया, मतलब पहले भी डिस्कस किया मैंने ये, स्टडी लीव और परमिशन टू स्टडी दोनों अलग है। स्टडी लीव में क्या आप छुट्टी पे हैं, छुट्टी आपको ग्रांट होती है, पर आप कोई भी स्टडी कर लीजिए, आप ज्योतिष शास्त्र कर लीजिए, आप फैशन डिजाइनिंग कर लीजिए, आप कुकिंग की कोर्स कर लीजिए, जो मर्जी है कर लीजिए। उसका बस आपको परमिशन लेना पड़ेगा कि आप जो है इसके लिए कोई छुट्टी एज अ राइट नहीं क्लेम करेंगे, और दूसरा आपकी जो ड्यूटीज है वो हैम्पर नहीं होंगी। अगर ये दोनों कंडीशंस के साथ आपको ऑफिस परमिशन दे देता है, आप दुनिया की जो कोर्स कम करना चाहे वो कीजिए, और उसके लिए आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। स्टडी लीव में क्या होता है कि आप छुट्टी पे चले गए ना 2 साल के लिए फुल सैलरी के साथ, तो इसमें कुछ कुछ कंडीशन है। और सर एक चीज और है कि अगर ये HRMS पे कभी कभी बाय द वे नहीं चल रहा, इन केस हम छुट्टी नहीं ले पाए, तो ऑफलाइन मोड में दे देंगे तो एक्सेप्टेबल माना जाएगा ना कि नहीं माना जाएगा सर? जहाँ पे एडिशनल चार्ज चेयरमैन महादेव हो गया, तो ये यहाँ पे गड़बड़ होता है, यहाँ पे मेंबर आना चाहिए। ठीक है, 12 बजे के लगभग में
या 10 तारीख को फिर से, ये 9:24 है ना, तो 12:कुछ का है शायद, वो ढूंढ लो, नहीं है ना तो माधव से फोन करके ले लो। हेलो, हाँ सर हाँ बताइए। हाँ सर, हमें कह रहे थे कि ये हम्म, 4MS पे सपोज करिए एक्टिव है किसी किसी जगह ऑनलाइन हाँ, छुट्टी लेने के लिए, हम्म, उस समय जब हम छुट्टी ले रहे हैं तो वो एक्टिव में मतलब हो सकता है कुछ सर्वर डाउन कुछ भी हो, नहीं हम्म, हो पा रहा है उससे, तो हम्म। हम ऑफलाइन मोड में भेज देंगे, एक्सेप्टेबल माना जाएगा तब भी ना? रीजन दे मानना देंगे कि ये चाहिए, 4MS पे नहीं एक्टिव मा- है। मानना चाहिए, प्रोविजन तो है ही उसमें। ये HRMS में मैनुअल एंट्री का भी प्रोविजन है कि जो जिसके पास लीव रिकॉर्ड है, मान लो जो आपका नोडल ऑफिसर है, वो मैनुअल एंट्री भी उसमें कर सकता है कि 2 दिन की छुट्टी मैनेज कर दी, रिमार्क्स डाल दिया। सिस्टम में तो प्रोविजन है ही उसका। अच्छा अब ठीक सर। अब स्टडी लीव क्या है, 24 मंथ का मिलता है इंटायर सर्विस में, और जो हेल्थ सर्विसेज के हैं उसको 36 मंथ का मिलता है। अब इसके बाद आता है हमारा लीव इनकैशमेंट। लीव इनकैशमेंट क्या होता है, जब आप रिटायर हो जाते हैं तो आप जो आपकी बैलेंस छुट्टी होती है उसका आप जो है लीव इनकैश करा लेते हैं। मैक्सिमम कितना मिलता है, 300 डेज का मिलता है। लेकिन अगर आप सर्विस को क्विट करके जाते हैं, मान लीजिए आप रिजाइन करके चले गए, आपकी सर्विस सीज कर गई, तो आपको क्या मिलता है रिजिग्नेशन के केस में, कि जो आपके लीव बैलेंस जितनी बची है, मान लेते हैं आपकी 200 छुट्टी बची हुई है, तो आपको 200 का लीव इनकैशमेंट नहीं मिलेगा, आपको उसका हाफ मिलेगा, यानी कि 100 दिन का ही लीव इनकैशमेंट मिलेगा अगर आप गवर्नमेंट सर्विस रिजाइन या क्विट करते हैं तो। अब अगर मान लीजिए रिटायरमेंट के टाइम में आपको आपकी जो छुट्टी थी वो 250 थी EL, और 50 का शॉर्ट पड़ रहा है, तो आप उस शॉर्टफॉल को क्या कर सकते हैं, HPL से कवर अप कर सकते हैं। पर उसमें कम्यूटेशन ऑफ HPL अप्लाई अप्लाई नहीं होता, यानी कि 250 दिन की EL प्लस 50 दिन का HPL उसी का पेमेंट होगा। ये नहीं होगा कि 50 की जगह उसको 100 दिन का HPL कटवा करके आप पूरी 300 दिन की छुट्टी ले पाए, ऐसा है, यानी कि इफेक्टिवली आपको 275 दिन का ही अर्न लीव का पेमेंट होगा। क्लियर है? इसके अलावा लीव इनकैशमेंट जो है आपको इस पे मिलता है, LTC भी मिलता है, तो जब हम LTC पढ़ेंगे उसमें हम उसको कवर अप कर लेंगे। अब बताइए, अब आपके क्वेश्चंस अब देखते हैं, बट अब लीव रूल पे कुछ क्वेश्चंस हैं तो उसको कवर अप करते हैं। सर एक टाइप की लीव होती है जो वर्क रिलेटेड इलनेस एंड डिसेबिलिटी, मतलब बिल्कुल WRI बिल्कुल डबल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उस टाइप के अगर किसी को कभी लीव लेना पड़ेगा तो वो EL से डिडक्ट होगी या फिर उसका अलग प्रोविजन है? देखिए, ये सब जो लीव है ना, सीमेन सिकनेस लीव है, और जो आप बोल रहे हैं वर्क रिलेटेड वाला, स्पेशल सीमेन सिक्स लीव, हॉस्पिटल लीव, डिपार्टमेंटल लीव, ये 3 जो तरह के लीव होते हैं, ये 3 तरह के लीव डिपार्टमेंट स्पेसिफिक होते हैं। अब सीमेन सिक्स लीव किसको मिलेगा, हमें तो नहीं मिलेगा, जो शिप पे काम करते हैं, जो नेवी में होंगे उनको मिलेगा। हॉस्पिटल लीव किसको मिलेगा, जो हजार्डियस नेचर ऑफ ड्यूटीज करते हैं, केमिकल्स एक्सपोज है या इस टाइप से, उनको मिलेगा। डिपार्टमेंटल लीव डिपार्टमेंट स्पेसिफिक होता है कि भाई ये डिपार्टमेंट ऐसा है, मान लीजिए कोई केंद्र विद्यालय में है तो उसको अलग सेट ऑफ रूल से गवर्न होगा, तो ये डिपार्टमेंट स्पेसिफिक है। हमारे डिपार्टमेंट में ऐसा कोई डिपार्टमेंट स्पेसिफिक लीव है नहीं, तो कोई प्रोविजन ही नहीं है हमारे पास। सर ये जो EL फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बताया था, तो अगर जैसे कोई 15 दिसंबर को ज्वाइन करता है तो उसका 1.25 EL बनता है, तो उसको क्या 2 EL देंगे या 1 EL देंगे, मतलब लो देखिए हाईएस्ट सर, सेट अगर पे जाएंगे? 15 दिसंबर को अगर कोई ज्वाइन करता है तो जो 2.5 का जो मल्टीपल चलता है 2.5 का, वो ईच कंप्लीटेड मंथ चलता है। अब किसी ने 15 दिसंबर को ज्वाइन किया तो कंप्लीटेड मंथ तो उसका कुछ हुआ ही नहीं ना। तो 1.25 कंप्लीटेड 1 EL भी नहीं मिलेगी इसको? नहीं नहीं, कुछ नहीं मिलेगा उसको। कंप्लीटेड मंथ कब आता है, जब वो 15 नवंबर को ज्वाइन करता है। 15 नवंबर को ज्वाइन करता है अगर, तो दिसंबर उसका एक कंप्लीटेड मंथ बन सकता था, और कंप्लीटेड मंथ दिसंबर 2.5 का बनता है, तो 2.5 को राउंड ऑफ करके 3 उसको मिल जाता ओके ओके, 15 दिन का कुछ नहीं मिलेगा नवंबर का जो है है। उसका? नहीं, ईच कंप्लीटेड मंथ होता है, ईच कंप्लीटेड मंथ ओके, तो हुआ ही नहीं। ठीक है।
सर एक क्वेश्चन था मेडिकल लीव से रिलेटेड कि अगर मान लो कि आज बुखार हो गया सर सुबह सुबह, तो मतलब उसका ऐसा तो नहीं है कि सर मेडिकल में जाएंगे या मेडिकल सर्टिफिकेट बनाएंगे, तो हम ऐसा कर सकते हैं सर कि जैसे आज उसकी मेडिकल लीव डाल दी तो मतलब 2 दिन के एचपीएल कटवा दें उसके लिए, और जस्ट एक एप्लीकेशन बना दें कि आज सिक हो गया तो मतलब उसके लिए चाहिए मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। मेडिकल लीव आपको कब से लगता है, मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट कब लगता है? जब आप लीव कम्यूट करवाते हैं। जब आप लीव कम्यूट नहीं कराते हैं, आप बस रीजन दे दीजिए कि मैं छुट्टी पे था, मतलब वो जिस रीजन में छुट्टी पे था। और जो 2 दिन की छुट्टी होती है, अगर आप ऑन मेडिकल ग्राउंड मांगते हैं तो वो डिनाई भी नहीं होना, नॉर्मली डिनाई नहीं करते उसको। मेडिकल ग्राउंड पे अगर 2 दिन की छुट्टी मांगते हैं, और 2 दिन के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए रिक्वायरमेंट होती है नहीं। सर एक चीज और मैं पूछना चाह रहा था, हम्म, EHRMS में आजकल प्रोविजन है कि सर 5 दिन का सरकार ने गवर्नमेंट का ऑर्डर भी मैंने देखा है कि अगर कोई हमने CL अप्लाई किया, अगर आप कोई अफसर देखा नहीं, मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया है, लेकिन देखा नहीं है या जान के नहीं देखा देना नहीं चाह रहा है, तो 5 दिन में ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएगी, अप्रूव मानी जाएगी। हाँ, हाँ, हाँ। ये रूल है शायद। तो सर ये ये रूल, EL के केस में भी रूल है कि सिर्फ CL के केस में है? देखिए रूल क्या होता है, बहुत एक चीज बताते हैं रूल क्या होता है, रूल रेगुलेशन गाइडलाइन क्या होता है। अब जैसे हमने लीव रूल पढ़ा, हमने शुरू में ही पढ़ा था कि लीव रूल हैज अ स्टैट्यूटरी नेचर, मतलब स्टैट्यूटरी उसकी इन्फोर्समेंट राइट है, वो पार्लियामेंट से पास हुआ है, वो लीगल सेंटिटी है, लीगल वैलिडिटी है उसकी। तो ये एक स्टैट्यूटरी रूल है। बाकी जो चीजें इसके साथ आई, जैसे हमने बोला सीएल क्या है, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आया। ऑर्डर इज सब्जेक्ट टू चेंज। अब एक आता है कि गाइडलाइन, कि भाई कितने दिन में हमें क्या करना चाहिए, या एसओपी कितने दिन में हमें क्या करना चाहिए। तो वो हर डिपार्टमेंट, हर यूजर डिपार्टमेंट, हर मिनिस्ट्री, हर इंडिविजुअल अपना अपना बनाता है कि भाई हमने चीजें को स्मूथली रन करने के लिए अंडर दिस प्रोविजन हम ऐसा एक टाइम फ्रेम बना देते हैं। तो टाइम फ्रेम किसी मिनिस्ट्री ने बनाया है। अभी जैसे अपार की बात कर ले, अपार में भी जो है डीओपीटी जब निकालती है गाइडलाइन, तो देखिए वो हमेशा कैडर स्पेसिफिक निकाला, वो उसी कैडर का निकालती है जिस कैडर को उसको वो डील करती है। कभी भी वो नहीं बोलती कि सीडब्ल्यूसी का ऑफिसर इस टाइमलाइन पे फॉलो करेगा। उसके पास जो कैडर, उसके पास सीएसएस है, CSSS है, CSCS है, IES है, IPS है, ऑल इंडिया सर्विसेज है, वो हमेशा जो रूल निकालती है, जो जो आप बोलते हैं कि गाइडलाइन चाहिए उसको, वो रूल तो नहीं है, वो गाइडलाइन है या एसओपी है, या जो भी है वो जिस चीज पे उसका बस है उसी पे निकालेगी ना। तो जिस, अगर डीओपीटी ने निकाला है तो डीओपीटी के पास जो कैडर है उस कैडर स्पेसिफिक निकाला है। सीडब्ल्यूसी भी अगर ऐसा निकाले तो सीडब्ल्यूसी एम्प्लॉय के लिए होगा। पर रूल तो सीसीएस लीव रूल है। सीसीएस रूल में कहाँ लिखा हुआ है कि कंट्रोलिंग ऑफिसर को आपने छुट्टी दे दी और वो छुट्टी डी में अप्रूव हो जाएगी? ऐसा तो नहीं है। एसओपी तो हर चीज के लिए है। एसओपी तो आपका, आप इतने साल आप जेई है फील्ड में काम किया आपने, आपके पास बिल्स आते होंगे, उसका भी है कि अगर आपके पास कोई मेडिकल लीव आती है तो आप इतने दिन में अप्रूव करेंगे, इतने दिन में अकाउंट्स को भेजेंगे, इतने दिन में ये करेंगे, इतने दिन में वो करेंगे। पीए का बिल आता है, इतने दिन में आप उसको जो है 1 महीने के अंदर आप अप्लाई करेंगे, 15 दिन के स्क्रूटनी करेंगे, 15 दिन के बाद उसको वो करेंगे। पेंशन आता है, आपको पूरा गाइडलाइन बना हुआ है 1 साल से कि 1 साल के अंदर आपको ये करना है, फिर 6 महीने बचे तो ये करना है, 3 महीने बचे तो ये करना है। पर वो तो वो है ना, एक चीजों को स्ट्रीमलाइन करने का एक तरीका है, रूल नहीं है ना वो। अच्छा, तो 5 दिन के बाद भी अगर अप्रूव नहीं कर रहा तो अप्रूव अप्रूव नहीं अप्रूव माना नहीं है, जाएगा मतलब? नहीं माना जाएगा। नहीं, लेकिन सर कई अनलेस कई डिपार्टमेंट में अनलेस मैं अनलेस कई जगह मैंने डिपार्टमेंट, अगर कई अनलेस जगह मैंने देखा कैबिनेट सर ये बोल चीज, देती। हाँ, हाँ, कई जगह मैंने देखा कि लोग CL अप्लाई कर दिए, 5 दिन बाद नहीं हुआ तो हाँ, ऑटोमेटिकली सिस्टम में अप्रूव दिखा दिया। हाँ, वो ऐसा हाँ, चाहे वो ऑफिसर अप्रूव करे या ना, ऑटोमेटिकली अप्रूव दिखा दे रहा वेबसाइट पे। हाँ, वो दिखाता है। तो कहाँ कह रहे कि नहीं दिखाता, वो तो बाय डिफॉल्ट सिस्टम वैसा है। बाय डिफॉल्ट ये 4 MS वैसा है, पर उसको अगर छेड़ना चाहें, उसको चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। अब जैसे स्पैरो है, अपार भरते हैं, अपार में भी टाइमलाइन डीओपीटी का डिसाइडेड है, पर सीडब्ल्यूसी में टाइमलाइन डिसाइडेड नहीं है। उन्होंने जो फीचर था उसको डीएक्टिवेट कर रखा है, ऑटो फॉरवर्ड का। तो यहाँ लोग दिसंबर में भी अपना अपना वो करते हैं, सेल्फ अप्रेजल। सर ये जो इनके हाँ, बोलिए बोलिए।
जी अमन जी। हम कह रहे थे कि सर मतलब डीओपीटी की जो गाइडलाइन दी गई है, अगर उसको कोई वायलेट अमन करता है, मतलब इन केस अमन जी, ये आप जो आप भी कहाँ लीग पोस्टेड है? बताए हैं। कहाँ पोस्टेड है आप? नहीं सर, मैं यूजीबीओ में हूँ सर। अच्छा, वहाँ छुट्टी नहीं मिल रहा है क्या? नहीं मिल नहीं रहा है सर, मतलब कई बार सिचुएशन होती है तभी सर पूछ रहा हूँ। आदमी प्रॉब्लम फेस करता है, या प्रॉब्लम फेस करने की हो सकता है फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े सर, इसीलिए पूछ रहा हूँ सर। हाँ बार हाँ, बार तो नहीं ट्रेनिंग नहीं मिलेगी नहीं एनडब्ल्यूए से सर मुझे आपके नहीं, द्वारा। आपका आपका कंसर्न जो है बस छुट्टी, कंट्रोलिंग रूम से छुट्टी नहीं दे रहा है, उस पे जा रहा है बस बार बार। तो छुट्टी इसीलिए क्योंकि मतलब ये होता फेस करता है लोअर वाला, अपर से प्रॉब्लम फेस करता है, या हो सकता है फ्यूचर में फेस करने की सिचुएशन में हो, उस केस के लिए मैं फेस नहीं कर रहा हूँ, ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि अभी करंट में प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। मेरा कंसर्न ये नहीं है सर। मिल जाती है छुट्टी, वैसा नहीं है मतलब। लोग तो एप्रीहेंशन वैसे ज्यादा रखते हैं कि नहीं मिलेगी, ये होगा वो होगा। हर आदमी ह्यूमन है, हर आदमी को पता है कि जिंदगी कैसे जीते हैं, तो मतलब चलते सर रहते कह रहे थे, मैं ये कह रहा था कि लीव के केस में अगर डीओपीटी का कोई गाइडलाइन का उल्लंघन करता है तो उसके लिए भी तो कुछ, उसके खिलाफ भी तो कुछ कार्रवाई का प्रावधान होगा। हैं। डीओपीटी क्या डीओपीटी का गाइडलाइन अधिनियम निकाली? चलता क्या है। डीओपीटी ने बोला कि ये जो है रूल, हम जो फ्रेमवर्क निकाले हैं ये सब डिपार्टमेंट के लिए एप्लीकेबल है? डीओपीटी ने ऐसा कहा कि भाई जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है सबके लिए यही टाइम फ्रेम होगा? कहीं नहीं सकती है, क्योंकि लीव रूल जो है वो स्टेटरी रूल है, पार्लियामेंट से पास किया हुआ, उसका स्टेटरी नेचर है, तो उस पे चलेगा ना आदमी। डीओपीटी कौन होता है स्टेटरी लीव रूल को वो चेंज करने के लिए? डीओपीटी उस पर थोड़ा मोड़ा उस पर क्लैरिफिकेशन दे सकता है, उसी चीजों को कोट अनकोट कर सकता है। जब लीव रूल में, बेसिक लीव रूल में कहीं पे नहीं लिखा हुआ है कि एक टाइम फ्रेम होगा, तो हम कैसे टाइम फ्रेम बना सकते हैं? डिपार्टमेंट स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन हो सकता है कि भाई ऐसा करो, करना चाहिए हमें, पर उल्लंघन थोड़ी बार रूल का। सर जो हाफ 50% ईएल इनकैशमेंट था ऑन रेजिग्नेशन, दिस इज ऑल्सो वैलिड ऑन टेक्निकल रेजिग्नेशन और नॉट? टेक्निकल रिजिग्नेशन में लीव फॉरबिट नहीं होता। टेक्निकल रिजिग्नेशन में पढ़ा भी स्लाइड में, एक जगह देखा भी था कि अगर आप कहीं टेक्निकल रिजाइन करके जाते हैं या कहीं टेक्निकल रिजाइन करके आते हैं और आपकी पुरानी सर्विस काउंट होती है, तो आपका जो लीव है वो फॉरबिट नहीं होता, लीव एज इट इज चलते रहता है, पुरानी लीव नहीं, ऐड जब जैसे हायर ग्रेड में जा रहे हैं तो कई बार वो नहीं लेते हैं, मतलब आपका टेक्निकल रजिस्ट्रेशन है वो, लेकिन वहाँ पे नई सर्विस बुक बनाते हैं। कई जगह शायद ऐसा रहता है, या स्टेट में मूव कर रहे हैं तो अब मतलब मैं स्टेट यहाँ से 50% मूव करा सकता हूँ इनकैशमेंट या हाँ नहीं हाँ, मतलब? करा सकते हैं, करा सकते हैं। अगर आपको टेक्निकल नहीं मिल रहा है अगर तो आप टेक्निकल मिल रहा हो, यहाँ से टेक्निकल रेजिग्नेशन दिया है इन्होंने सीडब्ल्यूसी ने, तो उस केस में भी करा सकता हूँ क्या? उस केस में वहाँ अगर आपका लीव एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, मतलब वहाँ पे पुराना बैलेंस एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ओके, तो तो वहां से एक आप, लेटर लिख सकते हैं उस केस हाँ में तो कि वहाँ हम लिख दीजिए एक्सेप्ट। कि यहाँ पे लीव रूल का कुछ एक्सेप्टेंस का वो नहीं है, ये नहीं है, रिप्रेजेंट कर ओके दीजिए ओके। कि वो आप हो नहीं रहा है, 50% वैसे आपका जो मतलब है। टेक्निकल रेजिग्नेशन इन केस आप नहीं करा सकते 50% इन केस? नहीं, 50% ही होगा फिर आपका, क्योंकि लीव फॉरफिट हो जाएगी, तो मतलब लीव नॉर्मली फॉरफिट नहीं होती जब आप टेक्निकल रिलेशन में जाते हैं, रूल नहीं ये है। मतलब वो, हाँ लीव लेकिन, ऐड हो जाएगी आपकी, जी जी, फिर तो जब अब आप मैं, इन्वेस्टमेंट करेंगे तब तो आपको 50% ही मिलेगा। हाँ, मतलब मैं थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया कि आप यहाँ से मुझे टेक्निकल रेजिग्नेशन मिला, दूसरी हम्म, जगह मेरी जो बची मतलब 100 लीव है, तो मैं चाहता हूँ 50 मेरी जुड़ जाए और 50 का पेमेंट मिल जाए यहाँ पे, हाँ हाँ, तो मिलेगा नहीं मिलेगा सर? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। टेक्निकल अच्छा रिलेशन अगर हुआ तो पूरा का पूरा छुट्टी जाएगा, नहीं गया तो आधा ही आपको मिलेगा। ऐसा नहीं होता कि अच्छा। कुछ ले और लिया ये वहाँ पर कर डिपार्टमेंट दिए। ये कह सकता है कि हमने तो आपको टेक्निकल रेजिग्नेशन दिया, वहाँ पे आपका एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो आपको हम नहीं दे सकते 50% लीव इनकेशमेंट, नहीं, ऐसा? ऐसा कुछ ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जब आपका वहाँ पे आ ही गया कि भाई लीव वो नहीं हो रहा है, मतलब वहाँ पे ओके 6 लीव रूल नहीं है या कुछ एक्सेप्टेंस का वो नहीं है, तो कभी भी इंडिविजुअल वो थोड़ी रहेगा, ओके ओके। उसके तो अगेंस्ट। ये सीसीएस रूल तो अगर आप हायर ग्रेड पे जा रहे हो फिर भी एप्लीकेबल तो होगा ही ना? हाँ, हायर पे जाइए, लोअर पे जाइए, टेक्निकल रेजिग्नेशन मतलब उसको कोई लेना देना नहीं है। लीव रूल के पर्पस के लिए देखें, अगर आपको टेक्निकल रेजिग्नेशन मिल गया है और सामने वाले जहाँ आप जा रहे हैं उन्होंने टेक्निकल एक्सेप्ट कर लिया है, तो आपको जो भी बेनिफिट मिलता है टेक्निकल रेजिग्नेशन से वो मिलेगा, चाहे रिस्पेक्टिव आप हायर पे जाइए, लोअर पे जाइए, सेम पे जाइए, इससे क्या लेना देना। लेना देना उस बात पे है कि टेक्निकल आपका रेजिग्नेशन यहाँ से टेंडर हुआ हो और टेक्निकल रेजिग्नेशन वहाँ एक्सेप्ट हुआ हो, बस इतना ही लेना देना है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर।
अब मुझे लगता है कि अब हम अगले सेशन में फिर डिस्कशन रखेंगे, और इसी तरह वहाँ नेक्स्ट सेशन में बहुत सारी आपकी क्वेरियाँ होगी, तो उसी को आपस में बात करते हुए उसको चर्चा को चलते रहेंगे। तो अब नेक्स्ट सेशन हमारा शायद कब से है, 11:30 है, तो 11 साढ़े 11 को मिलते हैं फिर। कब से है ये? अच्छा, ऑलरेडी हम 11:30 पहुंच चुके हैं। अरे क्या हो ही रहा है सर? 10 तो मिनट का ब्रेक ले लें। एक काम करते हैं, 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 10 मिनट के ब्रेक के बाद वापस जो है जल्दी 12:15 में वाइंड अप कर देंगे, ठीक है? ओके सर। सर, इसमें हम क्या करते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम लोग पेन अलाइंसेस पे डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है? अब स्लाइड विजिबल है? अब इस टॉपिक पे हम क्या कवर करेंगे, पे करेंगे, अलाउंसेस करेंगे, अलाउंसेस मतलब एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, अलाउंस, जीपीएफ, लीव रूल्स में लीव सैलरी वगैरह, एलटीसी, जॉइनिंग टाइम और कटिंग ऑफ सर्विस। अब पे एनालिसिस में क्या आता है, अब जो पुराना पे कमीशन था, अभी जो चल रहा है 7th पे कमीशन, उसमें क्या है कि पे लेवल होता है, और पे लेवल पे चल रहा है, मतलब एक पे मैट्रिक्स है, उसमें लेवल डिफाइंड है और नीचे सेल डिफाइंड है। सबने पे मैट्रिक्स देखा ही होगा। अब उसमें एक पे मैट्रिक्स ये पे मैट्रिक्स दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। हाँ, अब ये पे मैट्रिक्स है। अब पे मैट्रिक्स में क्या होता है, इधर जो है हमारा लेवल चलता है 1 से लेकर के 18 तक, और नीचे हमारा सेल वैल्यू चलता है। अब पे मैट्रिक्स में जैसे हम अभी हैं जेई, जेई है तो लेवल 6 में हमारा पे है। जब आपने ज्वाइन किया होगा तब आपका जो सेल नंबर 1 पे चल रहा होगा। जब आप हर साल इंक्रीमेंट ड्रॉ करते जाएंगे तो आपका जो है इंक्रीमेंट सब्सिक्वेंटली नीचे 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 हर इंक्रीमेंट पे आते चला जाएगा। फिर मान लेते हैं आपने ज्वाइन कब किया था, कौन से मंथ में ज्वाइन किया था? मई कौन से साल? 2022। ठीक है, 22 मई में आपने ज्वाइन किया था। तब 22 मई में आपकी पे क्या फिक्स हुई, ये हुई। तो नेक्स्ट डेट ऑफ इंक्रीमेंट क्या लगा आप लोगों का? जुलाई 22 लगी या कुछ और लगी? जनवरी 23। जनवरी 23 लगी। क्यों जनवरी 23 लगी? क्योंकि दो इंक्रीमेंट अर्न करने के लिए मिनिमम 6 मंथ ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस चाहिए होता है आपका। तो चूंकि 6 मंथ ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस आपका जन मई में से जून आ रहा था, जुलाई में जाके पूरा नहीं हो रहा था, तो जो जनवरी था उस जनवरी में आपका इंक्रीमेंट फिक्स हो गया। फिर नेक्स्ट इंक्रीमेंट जब आपका लगेगा तो 1 साल के बाद लगेगा। तो 1 साल के बाद आपका इंक्रीमेंट चलते रहा। मान लेते हैं कि आप पे नंबर 5 साल के बाद आप प्रमोट हो गए। आप उस समय आपका पे क्या था, लेवल 6 में था, और 41,100 था आपका पे। और आप जो है 1 जनवरी को प्रमोट हो गए। 1 जनवरी को ही आपका डेट ऑफ प्रमोशन का डेट है। तो आपका पे कैसे फिक्स होगा? आपका पे, चलो थोड़ा सा और क्लैरिटी लेते हैं। आप जो है रिज्यूम करते हैं कि आप दिसंबर में प्रमोट हो गए, तो आपके पास दो ऑप्शन आता है पे फिक्सेशन का। एक आता है कि डेट ऑफ प्रमोशन पे ले लें, और एक आता है कि डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट पे ले लें।
अगर आपने दिसंबर में ऑप्ट किया तो दिसंबर में आपकी पे मान लेते हैं 41,100 थी, एक इंक्रीमेंट उसमें लगाएंगे 42,000, चलो और नीचे आ जाते हैं, ये थोड़ा सा मिनिमम पे आ गया, मान लेते हैं आपकी पे 46,200 और दिसंबर में आपका जो है प्रमोशन हो गया, तो उस समय पे फिक्सेशन कैसे होगी? 46,200 में लेकर के आपको एक इंक्रीमेंट देंगे 47,600, 47,600 को हम लेवल 7 में लेकर के जाएंगे और जहाँ पे ये लाइन करेगा वहाँ पे इसको फिक्स कर देंगे, यानी कि यहाँ ये सेल नंबर 3 में 47,600 फिक्स होगा। वही अगर आप 46,200 पे थे और आप बोलते हैं कि नहीं मुझे डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से दे दो, यानी कि जनवरी से ही दे दो, तो पहले क्या लगेगा आपका जनवरी में लगेगा 47,600, उसके बाद एक प्रमोशन का इंक्रीमेंट लगेगा 49,000 का, फिर 49,000 को हम यहाँ लेकर के आएंगे और आपकी पे 49,000 पे फिक्स हो जाएगी। डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट दोनों के केस में आपका जुलाई शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि जनवरी से भी जोड़ते हैं तो 6 महीने आपके जुलाई में कवर हो जाते हैं और दिसंबर से भी जोड़ते हैं तो जुलाई में ही आएगा, तो डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट आपका जुलाई आ जाएगा और जुलाई में आपकी पे अगर आप वहां से लेते तो आपको लॉस होता, आप 49% पे फिक्स होते, डेट ऑफ इंक्रीमेंट पे लेते तो एक सेल का फायदा हो रहा है 50,500। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि 47,600 था और दिसंबर में प्रमोशन हुआ और जनवरी में हमने ऑप्ट किया, तो बीच में हमें क्या पे मिलेगी? तो बीच में हम क्या करते हैं कि 47,600 को लेवल 7 में देखेंगे कि कहाँ आ रहा है, पे भी 47,600 पे आ रहा है, तो जो इंटरवेनिंग पीरियड का पे होगा बिटवीन द डेट ऑफ प्रमोशन एंड द डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट, उसमें क्या होगा कि पे आपकी यही रहेगी, सेल वैल्यू यही रहेगी, मतलब सेल 47,600 44,900 थी तो 44,900 रहेगी, वो हम यहाँ ला के देखेंगे कि ये कहाँ पे प्लेस हो रही है, जहाँ पे प्लेस होगी वहीं पे आकर के आपका इंटरवेनिंग पीरियड का पे आपको वही मिलेगा। बस इसी पे को हमें नेक्स्ट लेवल पे ले जा करके देखना है कि कहाँ है, विदाउट गारंटी। ये था हमारा पे मैट्रिक्स, ये था हमारा पे मैट्रिक्स, छोटे में हमने पे फिक्सिंग भी देख लिया, एनुअल इंक्रीमेंट भी हमने देख लिया कि एनुअल इंक्रीमेंट अर्न करने, अच्छा एक चीज और आता है, अगर आप एनुअल इंक्रीमेंट अर्न करने के लिए हम बोलते हैं कि हमें 6 महीने का सर्विस चाहिए, 6 महीने का सर्विस का मतलब क्या होता है? अब हम प्रिज्यूम करते हैं कि आपकी जनवरी में इंक्रीमेंट लगती है और इसमें से कोई राम नाम का व्यक्ति था, राम ने क्या किया कि 8 महीने तक छुट्टी पे चला गया, 8 महीने की उसने ईएल ले ली, यानी कि वो 2 फरवरी से छुट्टी पे चला गया और अक्टूबर नवंबर में वो ज्वाइन करता है अर्न लीव लेकर के और एचपीएल लेकर के, तो उसका डेट ऑफ इंक्रीमेंट पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या लगता है आपको? बताइए, अगर कोई 8 महीने की छुट्टी ले लेता है अर्न लीव और एचपीएल, तो क्या उसका इंक्रीमेंट जो आप उसको जनवरी, मान लिया अभी 26 चल रहा है और अभी 12 फरवरी से छुट्टी ले गया और नवंबर तक इस ईएल और एचपीएल पे ही रहा, तो क्या सब एक 27 को उसको इंक्रीमेंट लगेगी? हाँ सर, लगना चाहिए। लगना चाहिए, लगना चाहिए इसलिए लगेगा क्योंकि जो ईएल या एचपीएल है ये रेगुलर लीव है और रेगुलर लीव जो होती है वो क्वालिफाई करती है सर्विस के लिए, तो इंक्रीमेंट उसका लगेगा। अब उसका एक और देखते हैं कि अगर उसने यूएल ले लिया या वो डाइजनल हो गया, 6 महीने तक आया नहीं है, यूएल विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट ले लिया और ये कर लिया, अब वो मान लेते हैं पूरा फरवरी नहीं आया और नवंबर तक नहीं आया, सिर्फ जनवरी आया और दिसंबर आया, तो क्या उसको 1 जनवरी 2027 को इंक्रीमेंट लगेगी? लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए अगर कोई यूएल पे चला गया? सारा सीसीएस रूल्स के अगर सर सारा खत्म हो गया है तो फिर नहीं लगनी चाहिए फिर। अब उसमें क्या आता है कि हम बोलते हैं कि 6 महीने का क्वालिफाइंग सर्विस होना चाहिए, अगर उसने यूएल लिया या डाइजनल उसकी पीरियड हो गई तो पीरियड तो क्वालिफाई नहीं हुआ सर्विस के लिए, तो उस केस में क्या होगा कि
जब उसका 6 महीना पूरा होगा उस दिन को इसको इंक्रीमेंट लगेगी, यानी कि उसकी इंक्रीमेंट पोस्टपोन हो जाएगी। हाँ, प्रिज्यूम करते हैं कि फरवरी से लेकर के नवंबर तक वो छुट्टी पे रहा, यानी कि एक सिर्फ जनवरी वो पूरा आया, दिसंबर वो पूरा आया, तो जब वो जनवरी 27 में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने और कर लेगा तो अप्रैल में जाके खत्म हो गया, यानी कि अप्रैल के बाद मई, मई में जा करके उसको इंक्रीमेंट लगेगी, उसका इंक्रीमेंट पोस्टपोन हो जाएगा मई तक। जिस दिन उसके 6 महीने पूरे होंगे उसी दिन ही उसको वो लगेगा, बीच में जो उसने सर्विस किया है वो पुराने पे पे ही उसको मिलेगा, उसको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। भले ही नेक्स्ट इंक्रीमेंट उसका जो है फिर से 1 जनवरी को लग जाएगा, लेकिन जब प्रमोशन भी हमने देख लिया, अब एक टेक्निकल रेजिग्नेशन आता है। टेक्निकल रेजिग्नेशन में क्या आता है कि 3 अलग-अलग केस बनते हैं कि अगर आप सेम पोस्ट पे गए, हायर पे गए, लोअर पे गए, तीनों में अलग-अलग नेचर ऑफ फिक्सेशन है। अगर आप हायर पे जाते हैं तो भाई मिनिमम से आपका मान लीजिए आप जेई हैं और आप एडी लग जाते हैं यूपीएससी क्लियर करते हैं, तो आपका पे गैप बहुत ज़्यादा है, एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो सीधा उस वाले में हो जाएगी। अगर आप यहाँ जेई हैं और आप जिस किसी और स्टेट गवर्नमेंट में जेई चले जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि जब तक आप प्रोबेशन में रहते हैं, तो जब तक आप कन्फर्म नहीं होते हैं और यहाँ पे आपकी लीन है, तो आप लीन वाली पे ड्रॉ करते हैं, यानी कि जो आप सीडब्ल्यूसी में ड्रॉ कर रहे थे वही आप ड्रॉ करते रह जाएंगे वहाँ। फिर जब आपका प्रोबेशन क्लियर हो जाएगा तो आपका पे रिफिक्स होगा। लोअर पे जाते हैं तो भी वही होता है, लेकिन फिक्सेशन अलग होता है, इसमें अलग 3 अलग-अलग तरह के सर्कमस्टेंसेस बनते हैं। प्री प्रोटेक्शन क्या होता है, जब आप टेक्निकल रेजिग्नेशन को लेकर के जाते हैं तो आपको पे प्रोटेक्शन मिलता है। पे प्रोटेक्शन कब नहीं मिलता, जब आप किसी ऑटोनोमस बॉडी से आते हैं या पीएसयू से आते हैं या बैंक से आते हैं, तो आपको पे प्रोटेक्शन नहीं मिलता। भले ही आपको टेक्निकल रेजिग्नेशन मिल जाए लेकिन आपकी पे प्रोटेक्शन नहीं मिलती आपको। एनुअल इंक्रीमेंट कम तो हमने देख ही लिया। अब अलाउंसेस की बात करें, ये थोड़ा सा पुराना होगा, डीए जो है 58% है, तो आपको एचआरए पे क्या मिलता है, एचआरए जो आपकी वो है आपकी जो 10 20 30% है वो मिलेगी, प्लस उस पर डीए मिलेगा। स्टडी लीव पे आपको मिलेगा। डबल एचआरए कहाँ मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट रीजन में मिलेगा, अंडमान में मिलेगा, लक्षद्वीप में मिलेगा। हमेशा एचआरए क्या होगा, बेसिक पे के रेफरेंस में मिलेगा और प्लेस ऑफ ड्यूटी और रेसिडेंस से मिलेगा। अब एक केस इसमें ये आता है कि अगर कोई छुट्टी पे चला गया तो क्या होगा, किसी भी प्रकार के छुट्टी पे गया हो उसको एचआरए मिलेगा। 180 डेज तक क्या है कि उसको एचआरए मिलते ही रहेगा। 180 डेज के बाद उसको एक सर्टिफिकेट सा प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि ही इज एक्चुअली अवेलिंग द फैसिलिटी ऑफ एचआरए, मतलब या तो उसकी फैमिली वहाँ रह रही है या तो उसका वहाँ घर है, मतलब उसको सर्टिफाई करना होगा कि उसकी फैमिली वहाँ रह रही है या वो वहाँ रह रहा है, इसलिए उसको उस स्टेशन का एचआरए चाहिए। एक सर्टिफिकेट सा उसको डिपार्टमेंट में हर 6 महीने पे देना पड़ेगा। आपको स्टडी लीव पे भी एचआरए मिलेगा। अगर आपका ट्रांसफर होता है तो आपको ओल्ड स्टेशन पे 6 महीने तक का भी एचआरए मिल सकता है। रेंट फ्री अकोमोडेशन अगर आप वो करते हैं, मतलब दो तरह से होता है, जैसे वाइफ हस्बैंड दोनों अगर वर्किंग है तो क्या होता है कि दोनों के एचआरए नहीं मिलते, लेकिन शेयर्ड अकोमोडेशन कुछ कुछ डिपार्टमेंट में मिलता है। वहाँ पे क्या होता है कि जो 2 रूम का कमरा है तो एक रूम उसको दे दिया, एक रूम उसको दे दिया, तो जिसके नाम पे वो क्वार्टर अलॉट है उसको एचआरए नहीं मिलेगा। अगर सेम स्टेशन पे हैं और गवर्नमेंट अकोमोडेशन में रह रहे हैं तो दोनों को एचआरए नहीं मिलेगा। कोई कंफ्यूजन एचआरए में? अब चलते हैं ट्रांसपोर्ट अलायंस पे। ट्रांसपोर्ट अलायंस पे जो है पे हमारा पे लेवल पे डिसाइडेड है, 1 से 2 है तो ये मिलेगा, 3 से 8 है तो ये मिलेगा, 9 पे ये मिलेगा। कब नहीं मिलेगा, जब आप गवर्नमेंट व्हीकल यूज करते हैं कम्यूट करने के लिए ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, अगर आपको गवर्नमेंट एकोमोडेशन मिलता है मतलब व्हीकल मिला हुआ है तो नहीं मिलेगा।
अगर आप फुल कैलेंडर मंथ पे एब्सेंट रह गए तो आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलेगा। ट्रेनिंग अगर आप ले रहे हैं तो आपको जो है मिलेगा, लेकिन उसमें अगर आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिल गया है तो आपको टीए नहीं मिलेगा। ड्यूरिंग सस्पेंशन आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलेगा। सर जहाँ अब पे ऑफिस और कैंपस सेम ही प्लेस में है, मतलब एक ही कैंपस में ही है जहाँ रेजिडेंशियल और ऑफिस में, तो उस केस में अब मिलेगा? वहाँ पे भी अगर 1 किलोमीटर से कम है या फिर सेम ही रेसिडेंस है आपका ऑफिस कैंपस, तो उसमें भी नहीं मिलेगा। कितना किलोमीटर रेंज है सर? 1 किलोमीटर का है या अच्छा। सेम कैंपस है उसमें ये है। पर उसमें भी एक फर्दर कैटेगरी आती है कि अगर डिसेबल है, अगर जिसको डबल ट्रांसपोर्ट अलाउंस की एडमिसिबल है उसको मिलता है। मतलब उसको डबल, अगर कोई डिसेबल गवर्नमेंट सर्वेंट है जो कि दिख रहा होगा स्लाइड में, ब्लाइंडनेस, लोकोमोटिव, हम्म। किसी डिजीज से है तो उसको डबल एचआरए मिलेगा, डीए भी उसको उसके अकॉर्डिंगली मिलेगा। और उसमें ये जो क्लॉज होता है 1 किलोमीटर या इन कैंपस वाला, वो डिस्पेंस ऑफ कर देते हैं। अगर वुमेन विद डिसेबिलिटी है तो उसको 3,000 पर मंथ मिलेगा एक्स्ट्रा। और मैक्सिमम जो है उसको 2 चिल्ड्रन का मिलेगा। अब एक छोटा सा और हम देख लेते हैं एडवांसेस, उसके बाद जो है फिर हम लोग डॉट क्लियरिंग से स्टार्ट कर लेंगे। अब एडवांसेस क्या है, बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक इंटरेस्ट फ्री एडवांस होता है, एक इंटरेस्ट बियरिंग एडवांस होता है। अब इंटरेस्ट बियरिंग एडवांस क्या होता है, इसमें इंटरेस्ट लग रहा हो। कौन कौन से होते हैं, एक होता है कंप्यूटर एडवांस। कंप्यूटर एडवांस के किस लिए मिलेगा, कंप्यूटर खरीदने के लिए, आईपैड खरीदने के लिए। कितना मिलेगा, 50,000 मिलेगा। जो एक एडवांस और किसी दूसरा एडवांस के बीच में 3 साल से ज़्यादा गैप होना चाहिए। मैक्सिमम आपको इंटायर सर्विस में 5 बार मिलेगा। और मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट जो आपका बनवा सकते हैं वो 150 से ज़्यादा का नहीं होता है। एक बार में आप 50% से ज़्यादा का एडवांस का रिपेमेंट नहीं कर सकते। मतलब 50% से ज़्यादा का इन्वॉल्वमेंट का मतलब जितना आपका इन्वॉल्वमेंट है उससे 50% से ज़्यादा का आप आ, उसका इंस्टॉलमेंट पे नहीं बनवा सकते। दूसरा जो इंटरेस्ट बियरिंग एडवांस आता है वो आता है हाउस बिल्डिंग एडवांस। हाउस बिल्डिंग एडवांस में हाउस बिल्डिंग एडवांस में क्या होता है कि कितना मिलेगा, 24 टाइम्स ऑफ जो आपका बेसिक पे है उसको 34 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे, जो अमाउंट आता है वो मिलेगा। या मैक्सिमम 25 लाख मिलेगा। इसमें अपर लिमिट भी है कि 1 करोड़ से कम का घर होना चाहिए तब मिलेगा उसको। हम 1 करोड़ वाले को हम एचओडी के अप्रूवल से रिलैक्स कर सकते हैं। अगर आपका एग्जिस्टिंग हाउस है तो उसमें भी जो है 10 लाख तक आपको एचडी एडवांस मिल सकता है फॉर रिपेयर एंड रिनोवेशन। 20% का इसमें रिलैक्सेशन इसमें भी है, एचओडी के अप्रूवल से हम दे सकते हैं। कंडीशन क्या है कि प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करना पड़ेगा। और अगर वाइफ और हस्बैंड दोनों हैं तो दोनों का ज्वाइंट मिला करके जितना अमाउंट आता है वो आपका एडमिसिबल अमाउंट। इसका रिपेमेंट 150 इंस्टॉलमेंट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। मिलेगा किसको, गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलेगा। दूसरा क्या आता है, अब आता है इंटरेस्ट फ्री एडवांस। पहले बहुत सारे एडवांस हुआ करते थे। इंटरेस्ट फ्री एडवांस में कम से कम 25-30 एडवांस हुआ करते थे, अब धीरे धीरे कम करके मुश्किल से 3-4 बचे हैं। उसमें से एक है एडवांसेज ऑन टूर एंड ट्रांसफर। जब आपका टूर पे आप जाते हैं या जब आपका ट्रांसफर होता है तो आप ऑफिस से एडवांस लेते हैं। जो आपका एक्सपेंस होने वाला है उस टूर को कंप्लीट करने के लिए या उस ट्रांसफर को पूरा करने के लिए वो आपको ये मिलता है उसमें। टीए मिलता है डिजीज गवर्नमेंट सर्वेंट को। मान लो गवर्नमेंट सर्वेंट का डेथ हो गया वायु इन सर्विस, उसकी फैमिली जो है फाइनली कहीं जाके सेटल होना चाहती है तो उसकी फैमिली भी ये एडवांस है वो दे सकती है। एलटीसी पे आपको एडवांस मिलता है
जो आपका टिकट का फेयर होता है वो आपको मिल जाएगा। फिर मेडिकल ट्रीटमेंट जब आप करवाते हैं तो ऑफिस को आप एक एस्टिमेट देते हैं कि भाई मेरा ये एक्सपेंस, ये मान लो हार्ट की सर्जरी है मेरे फादर की, तो 1.5 लाख का वो है, तो इसके अकॉर्डिंग 80% 90% जो भी आप एडवांस है वो ऑफिस आपको देती है। इसके अलावा जितने एडवांसेस हैं सब एबॉलिश कर दिए। अब हमारे पास 10 मिनट बचा हुआ है, अब आपके कोई प्रश्न है इस पे तो बताइए, पे एनालिसिस पे या एडवांसेस पे। एलटीसी पूछ सकता हूँ? एलटीसी कल है, कल भी मेरा ही सेशन है सुबह का 2, तो कल एलटीसी पे तुम घनघोर चर्चा करेंगे। सर एचबीए में इंटरेस्ट कितना लगता है सर? एचबीए में इंटरेस्ट देखना पड़ेगा, 8% के अप्रॉक्स है उसमें। वो हर फाइनेंशियल ईयर में जैसे जीपीएफ का इंटरेस्ट आता है वैसे जो है नोटिफाई होता है। और एचबीए की प्रैक्टिकल समस्या क्या आती है कि इतने कम पैसे में घर होता नहीं है तो आपको सेकंड मॉर्गेज एग्जैक्टली कराना सर। पड़ता है। हाँ, सेकंड मॉर्गेज कराना पड़ता है। सेकंड मॉर्गेज के लिए फिर आपको 2 जगह से लोन प्रोसेस करना पड़ता है। बैंक से भी आपको गवर्नमेंट से एनओसी लेना पड़ता है कि आप बैंक जा रहे हैं, फिर वो बैंक यहाँ की एनओसी एक्सेप्ट करता है, तो जा करके आप सेकंड मॉर्गेज करा करके बैंक से भी रिमेनिंग अमाउंट ले सकते सर ये एचआरए से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता हैं। हूँ? बिल्कुल। सर मैं एचआरए के संबंध में ये पूछ रहा था सर। जैसे ज्यादातर सोशल जो ग्रुप सी सिटी का है उसी में जो आदमी सिचुएटेड है वहाँ का होता है। सर एक्चुअल में लगता है ग्रुप सी सिटी, लेकिन जितना हमारा एचआरए मिल रहा है उतने में हमारी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है। जबकि ग्रुप बी वालों को तो मजा है सर, उन लोगों को पैसा खूब मिल रहा है एचआरए में, तो किसी भी पद पे हो। ग्रुप सी वालों को सर ग्रुप ए के बराबर पे करना पड़ता है मकान मालिक को, और उसके बराबर एचआरए भी नहीं मिल रहा, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है सर? ये चीज मतलब उनका मतलब एक हिसाब से शोषण हो रहा है। आप ही बताइए क्या कर सकते हैं क्या सर कर इसके सकते बारे में मैं पूछना चाह रहा था। हैं नहीं, आप ही बताइए क्या कर सर सकते हैं। एक्चुअल ग्राउंड ग्राउंड पे हम लोग फेस करते हैं, तभी इसलिए कह रहे हैं। देखिए पैसा जो होता है ना हमेशा कम ही पड़ता है, चाहे कितना हो जाए। ठीक है। नहीं सर, मैंने ये चीज अनुमानित किया है सर हर जगह का, तभी कह रहा हूँ। चलिए। सर अगर एचआरए में सर अगर जैसे कोई सपोज किसी ने कोई हाउस लिया है या फ्लैट लिया है एंड पोस्टिंग इज इन द सेम रीजन, तो इस जैसे हम लोग आईपीआर में भरते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न में अपना इमूवेबल प्रॉपर्टीज के बारे में, तो अगर सेम सिटी में अगर होता है तो फिर क्या एचआरए मिलेगा या उसको फिर रिवोक मिलेगा कर दिया मिलेगा जाएगा? मिलेगा मिलेगा। सेम सिटी में आपका घर है, आपका खुद का घर है, आप चाहते हैं कि आप एचआरए लें, बिल्कुल मिलेगा। सेम सिटी ओके में सर। आपका घर है। देखिए एचआरए आपको क्यों मिलता है, क्योंकि आपने गवर्नमेंट एकोमोडेशन नहीं लिया है, इसलिए आपको हम्म। एचआरए मिलता है। ये है इसके बेसिक बेसिक जो लॉजिक है एचआरए मिलने का। और गवर्नमेंट एकोमोडेशन में कहीं रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अगर आपका उसी सिटी में घर है तो आप गवर्नमेंट एकोमोडेशन नहीं ले सकते। तो उसी एनालॉजी पे जब आप गवर्नमेंट एकोमोडेशन नहीं ओके सर। लेते तो आप एचआरए लेते हैं। स्पाउस को क्यों नहीं मिलता, क्योंकि ये प्रिज्यूम किया जाता है कि जो है, मान लो हस्बैंड ने अगर गवर्नमेंट एकोमोडेशन ले रखा है तो ये प्रिज्यूम किया जाता है कि वाइफ भी जो है गवर्नमेंट एकोमोडेशन में ही रह रही है, क्योंकि वाइफ भी गवर्नमेंट एकोमोडेशन में रह रही है इसलिए वाइफ को बेचारे सर पे देने। मैट्रिक्स में ग्रेड पे का क्या मतलब होता है? ग्रेड पे जो 6 पे कमीशन था वहां पे क्या हुआ करता था, पे मैट्रिक्स खोलते हैं, देखिए ये रहा पे मैट्रिक्स, दिख रहा होगा स्क्रीन पे आपको। यहाँ पे क्या है, पे बैंड है। पहले क्या हुआ करता था कि हमारे पास 1 2 3 4 पे बैंड हुआ करता था, PB1 PB2 PB3 PB4। और ये जो बैंड है इसको हायर पे बैंड कहते थे, इसको HAG बैंड कहते थे। अब यहाँ पे क्या है, ये पे बैंड 1 था, इसमें अलग अलग ग्रेड पे हुआ करता था। ग्रेड पे 1800 1900 20 2000 2400 2800। उसके बाद पे बैंड 2 आया, पे बैंड 2 में आपका 4200 4600 4800 5400। फिर पे बैंड 3 था। अब इसी पे बैंड को खत्म कर करके इन्होंने जो है सीधा लेवल कर दिया, लेवल 1 2 3 4 5 6। ऊपर जो पे बैंड और ग्रेड पे है, ये जो रेफरेंस आ रहा है ये 6 CPC से इन्होंने ड्रॉ किया है कि भाई 6 CPC में ये था, 7 CPC में ऐसा कर दिया। ये है इसका मतलब।
सर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रांसफर, किसी का ट्रांसफर जब होता है तो उसमें ज्वाइनिंग टाइम लीव मतलब फिक्स होती है या फिर इसमें चेंजेस भी हैं एज पर डिस्टेंस? ज्वाइनिंग टाइम डिस्टेंस पे वेरी करता है। कल ज्वाइनिंग टाइम का भी क्लास है, मतलब मेरा ही ओके है। सर, ओके सर, कल ओके सर। कवर करेंगे एलटीसी, ज्वाइनिंग टाइम, टीए और टीटीए, जितना कर सकते हैं शॉर्ट में। और बेसिकली जैसे इंट्रैक्शन सेक्शन रखा है वैसे ही रखेंगे, मतलब पता सबको सब कुछ है तो आपस में डिस्कस कर लेंगे। सर एक चीज मैं ये पूछ रहा था सर। हाँ हाँ। सर मतलब जो हम लोग का प्रमोशन होता है, जैसे जेई से एचडी जब बनते हैं, हम्म, लेवल 8 में जाते हैं, उसके हाँ बाद हाँ। ग्राफ इतना तेज बढ़ता है कि लेवल 10 पे चले जाते हैं। तो सर हम्म। ये चीज इनइक्वलिटी नहीं है? मतलब लेवल 8 होना चाहिए इस पर रूल एचडी का। कीजिए, रिप्रेजेंट कीजिए, आप तो गवर्नमेंट के पार्ट हैं। आप कैडर स्ट्रक्चर हो ही रहा है, अभी भी कैडर स्ट्रक्चर प्रपोजल वो है, आप कीजिए कि भाई हमारा जो है ग्रेड पे हमारा और लेवल चेंज होना चाहिए। लेवल वो तो ये है। नहीं सर, लेवल 7 में गजटेड बना दे रहे हो, वो चीज हम्म। लेवल 8 में करके बनाते हैं, जबकि स्टेट वगैरह में आप देखते होंगे देखिए, यही चीज है। ये सब जो है आपके, अगर आपका जो है ग्रीवांस है तो कैडर स्ट्रक्चर इसलिए तो होती है, कैडर स्ट्रक्चरिंग होती है, उसमें रिव्यू होता है कैडर। अभी चल भी रहा है कैडर स्ट्रक्चरिंग सीडब्ल्यूसी में। रिप्रेजेंट कीजिए आप कि भाई हमारा लेवल 6 नहीं, 7 नहीं, हमारा 8 होना चाहिए, उसमें कोई दूर नहीं। अगर हो जाएगा तो वैसे मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिल रहा है। तो सर इस पे चर्चा चल रही क्या डिपार्टमेंट में? कैडर स्ट्रक्चर चल रहा है, कैडर स्ट्रक्चर एक्टिव स्टेज में है। सर एक क्वेश्चन था, सैलरी कंपोनेंट में टीए रहता है सर, उसका मीनिंग क्या है? हेलो। हेलो। हाँ जी, बताइए। सर मैं बोल रहा हूँ कि सैलरी कंपोनेंट में टीए रहता है, टीए कंपोनेंट रहता है हाँ सर, हाँ। उसका मीनिंग क्या रहता है कि घर से ऑफिस आने के लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस रहता है ये? हाँ, उसका मतलब मीनिंग यही होता है कि आप रेसिडेंस से जो प्लेस ऑफ ड्यूटी है वहाँ आने के लिए जो आपका एक्सपेंसेस है, उसके लिए आपको एक अलाउंस दे दिया। सर जैसे हम लोग को लॉगबुक मेंटेन करना पड़ता है, तो सर लेवल 14 एंड अबव को सर स्टाफ कार्ड मिलता है। तो हम्म। स्टाफ कार्ड जो होता है तो वो टीए वो फिर वो मतलब सैलरी में नहीं देखिए, लेते हैं। जब हम बोलते हैं कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस, तो इसमें हमने देखा भी था कि अगर आपको किसी भी लेवल पे अगर आपको गाड़ी मिला हुआ है, गवर्नमेंट व्हीकल आपको मिला हुआ है, ऑफिशियली मिला हुआ है गवर्नमेंट व्हीकल, और कम्यूटिंग फ्रॉम ऑफिस टू रेसिडेंस एंड रेसिडेंस टू ऑफिस, तो आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलेगा। लेवल सर 14 एंड वो अबव में क्या क्या होता है कि उनको वहां से उनको ऑफिशियली मिलता है कि वो अपना ट्रांसपोर्ट अलाउंस छोड़ करके एक ऑफिशियल कार अपने नाम पे हायर कर सकते हैं। और लेवल जो हेड ऑफ द और में डिपार्टमेंट होता है, लेवल 17 है ना, वो उनके लिए प्रोविजन ये होता है कि वो कुछ पैसा दे करके, 500 है, 500 प्लस कुछ है, वो दे करके कुछ किलोमीटर तक, 500 किलोमीटर या 600 किलोमीटर तक अपने पर्पस के लिए भी गवर्नमेंट व्हीकल को यूज कर सकते हैं। सर वो लेवल 14 में भी सर वो एप्लीकेबल है क्या सर टीए में कि मतलब सैटरडे संडे अगर गवर्नमेंट व्हीकल यूज हो रहा है तो वो तो ऑफिशियल में आएगा कि वो कुछ इसमें आता है? अब वो देख लीजिए वो क्या है, नहीं है, वो तो अलग विषय है वो। पर रूल क्या कहता है कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस छोड़ना पड़ता है, और एक ऑफिशियली उसको कार मिल जाती है, वो हमेशा के लिए उसके पास रहेगी। लेवल 17 है, वो जब हेड ऑफ द ऑफिस हो जाते, डिपार्टमेंट हो जाते हैं या हेड ऑफ द ऑफिस हो जाते हैं, तो उसके लिए जो है वो घर अपने पर्पस के लिए भी अप टू 500 किलोमीटर ऑन पेमेंट ऑफ सर्टेन अमाउंट वो यूज कर सकते हैं, ये है। ठीक है सर। अब सर ये हाँ, हेलो। जी बताइए। हाँ सर, बोल रहे थे सर ये फॉरेन पोस्टिंग्स में ये जो हमारे सीसीएस लीव रूल्स एंड पेज एंड अलाउंसेस है, ये भी सेम रहते हैं या इसमें कुछ चेंजेस होती है? जब आप डेप्यूटी फॉरेन पोस्टिंग, मतलब क्या होता है फॉरेन पोस्टिंग, जो आप सोचते हो फॉरेन पोस्टिंग वैसा नहीं होता। फॉरेन पोस्टिंग मतलब अगर आप कंसल्टेंट फंड ऑफ इंडिया से सैलरी नहीं ले रहे हैं तो फॉरेन पोस्टिंग होता है। रिज्यूम करते हैं कि आप किसी तो सीडब्ल्यूसी में वैसा नहीं है दफ्तर, तो मतलब
डिपार्टमेंट का ही कैडर पोस्ट है, पर सैलरी उसको कंसल्टेंट फंड ऑफ इंडिया या कंसल्टेंट फंड ऑफ स्टेट से नहीं मिलती, तो फॉरेन पोस्टिंग कहलाएगी। आपका जो क्वेश्चन होना है वो शायद डेपुटेशन पे है कि अगर हम डेपुटेशन पे मान लीजिए एनडब्ल्यूडीए चले गए तो हमको क्या लीव गवर्नमेंट, तो वहां पे क्या आता है कि जहाँ पे आप गए हैं वहां के रूल्स आपके लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं फॉर सर्टेन पर्पसेस। वो मतलब जब आप जाते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो पहले ही बता देते हैं कि भाई इस चीज के लिए हम ये रखें, इस चीज के लिए हमने ये रखा है, हम मेडिकल देंगे, हम नहीं देंगे, हम लीव कैसे देंगे, नहीं देंगे, हम एलएसपीसी देंगे, नहीं देंगे, हम नहीं आपको हमारे क्या। सेम हमारे ऑफिस में भी जैसे सीडब्ल्यूसी में भी सर, जैसे कभी नेपाल में होती है या भूटान या बांग्लादेश में भी कभी कभी फॉर 2 years 3 years ऑफिशियल्स जाते हैं। तो इस केसेस के लिए मैं पूछ रहा था सर। तो वो फॉरेन पोस्टिंग नहीं है भाई, फॉरेन में जाना मतलब फॉरेन पोस्टिंग नहीं है, सैलरी तो वो कंसल्टेंट फंड से ही ले रहे हैं, बिल तो उनकी यहीं से बन रही है सब। जैसे नेपाल वाली है हमारी जीपीएस किस की, तो वाईबीओ से बिल बनती है उसकी, तो कंसल्टेंट फंड ऑफ इंडिया से सैलरी मिल रही है, फॉरेन पोस्टिंग नहीं है। फॉरेन पोस्टिंग का मतलब ये होता है कि जब आप सैलरी कंसल्टेंट फंड ऑफ इंडिया के हेड से नहीं ले रहे हैं तो फॉरेन पोस्टिंग होती है। और वहाँ तो पे सर जो 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 आउटसाइड इंडिया का जो पोस्टिंग होता है उसके लिए सेपरेट सेट ऑफ रूल एमईए बना के रखती है। जैसे भूटान में जितनी भी पोस्टिंग है रिस्पेक्टिव ऑफ सीडब्ल्यूसी उनका सेपरेट सेट ऑफ रूल है जो एमईए ने नोटिफाई कर रखा है। जो नेपाल भूटान ये जो है उसके लिए सेपरेट सेट ऑफ रूल्स है जो एमईए के कंकरेंस से ही निकलते हैं, उसमें डीओपीटी का खासा योगदान नहीं होता। ओके सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, जो लोग विदेश वगैरह जाते हैं मतलब यहाँ मतलब ऑफिशियली कुछ ट्रेनिंग वगैरह लेने कुछ लेने, तो सर ये लेवल 6 वगैरह के लिए भी प्रावधान नहीं इसमें, लेवल 6 या एसडी सबके लिए लेवल है, पे? सबके लिए है प्रावधान, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है किसके लिए है किसके लिए नहीं नहीं जैसे है। जो सर जैसे जिसको जो जिसको नॉमिनेट किया जा रहा है, नॉमिनेट जो कर रहा है ट्रेनिंग के लिए या जो विजिट के लिए ऑर्गेनाइज कर रहा है वो उसका रिक्वायरमेंट है कि भाई जाएगा नहीं जाएगा क्या जाएगा। तो सर जैसे अगर हमको जैसे हम कोई इंटरेस्टेड है हम जाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या आप क्राइटेरिया मुझसे आपके मिलेंगे? इंटरेस्ट होने से नहीं होना चाहिए, पता है ना। हाँ, नॉमिनेटेड मतलब क्या होता है कि आपको किसी ने नामांकित किया, सेल्फ नॉमिनेशन थोड़ी है उसमें कि भाई हम जाना चाहते हैं हमें भेज दो। तो अब हमें लगता है कि जो है आज के लिए इतना रखते हैं, कल 10 बजे मिलते हैं हम लोग, फिर कल 10 बजे हम लोग पीई टीटी एलटीसी ज्वाइनिंग टाइम इसको कवर करेंगे और इसी तरह आपस में बात करते हुए सेशन को कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, ओके थैंक यू सर। एवरीवन, थैंक थैंक यू। यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक फॉर यू सर, लिसनिंग। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।